नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को एचपी पाठशाला पर स्वागत है। आज की हमारी क्रॉप साइंस के अंतर्गत मित्रों आज हम सभी लोग गेहूं पर बात करेंगे। ठीक है, उससे विभिन्न गेहूं से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर हम सभी लोग बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण चीजें साबित हो सकती हैं। तो आइए बढ़ते हैं, एक एक करके हम सभी लोग चीजों पर बात करते हैं। तो वीट पर बात करेंगे, इसके जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण चीजें साबित हो सकती हैं उन सबको हम सभी लोग देखेंगे। तो इसके कभी कभी तो सीधे तौर पर क्या पूछा जाता है, वानस्पतिक नाम सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। तो ट्रेटिकम एस्टिवम, इसका वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? ट्रेटिकम एस्टिवम हो जाएगा। गेहूं विश्व का स्टेपल खाद्यान्न है। क्या है? स्टेपल खाद्यान्न है, इसलिए इसे गेहूं को अनाजों का राजा भी कहा जाता है। मान लेते हैं आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अनाजों का राजा किसे कहा जाता है, तो गेहूं को अनाजों का राजा कहा जाता है। अच्छा, हम सभी लोग क्या करेंगे, शॉर्ट तौर पर बाद में इस क्लास के अंत में मोटे तौर पर क्या कर लेंगे, राजा किसे कहते हैं, रानी किसे कहते हैं, इन सभी फसलों के बारे में एक शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे ताकि आप सभी लोगों को आसानी से याद हो जाए चीजें। तो वानस्पतिक नाम ट्रेटिकम एस्टिवम। गेहूं एक प्रकार का स्टेपल खाद्यान्न है विश्व में और इसे हम सभी लोग अनाजों का राजा भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर। इसके उत्पत्ति को लेकर के दोस्तों कई सोर्सों में अलग अलग चीजें मिली हैं। तो एक मोटे तौर पर जो कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों में दिए गए हैं, जैसे कि इसका उत्पत्ति स्थल दक्षिण पश्चिमी एशिया टर्की, दक्षिण पश्चिमी एशिया टर्की को बताया गया, या फिर कहीं कहीं पर इसको भूमध्य सागर के रूप में भी देखा गया है। और इसका जो कुल है कौन सा है, कुल की अगर बात की जाए ग्रैमिनी और पोएसी है। इसका कुल कौन सा है? गेहूं का ग्रैमिनी या फिर पोएसी है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में केरल तथा नागालैंड के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों में गेहूं को उगाया जाता है। एक महत्वपूर्ण बिंदु साबित हो सकता है। जैसे कि एग्जामिनर अगर आपके एग्जाम को थोड़ा कठिन बनाना चाहेगा तो इस प्रकार के प्रश्नों को शामिल कर सकता है। जैसे भारत में केरल तथा नागालैंड के अतिरिक्त यहाँ बात की जा रही है। अतिरिक्त का तात्पर्य यह है कि केरल तथा नागालैंड के अलावा अन्य सभी प्रदेशों में गेहूं को उगाया जाता है। तो केरल और नागालैंड को अगर छोड़ दिया जाए तो इसके अतिरिक्त जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी क्षेत्रों में गेहूं की खेती आसानी से करी जा सकती है। गेहूं का अधिकांश क्षेत्रफल कहां पर स्थित है? तो उत्तरी भारत में स्थित है। गेहूं का अधिकांश क्षेत्रफल उत्तरी भारत में, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान मुख्य गेहूं उत्पादक राज्य हैं दोस्तों। तो अगर कुछ मुख्य गेहूं उत्पादक राज्यों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश ये सभी मुख्य गेहूं उत्पादक राज्यों में शामिल है। और आमतौर पर गेहूं का जो अधिकांश क्षेत्रफल है वह उत्तरी भारत में ही है। आगे बढ़ते हैं। तो भारत में ट्रेटिकम एस्टिवम की खेती करीब, जो भारत में जो ट्रेटिकम एस्टिवम है इसकी खेती करीब 87% और तथा ट्रेटिकम ड्यूरम की खेती करीब 12% और 1% के आसपास डायोकम की खेती होती है। यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु आपके एग्जाम के लिहाज से साबित हो सकता है कि ट्रेटिकम एस्टिवम की जो खेती करी जाती है इसके अंतर्गत जो क्षेत्रफल है करीब कितने प्रतिशत भूभाग पर खेती करी जाती है? तो 87%। ट्रेटिकम ड्यूरम जो है आपका 12%, जबकि 1% डायोकम के आसपास खेती होती है। ट्रेटिकम एस्टिवम विशेष तौर पर चपाती बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जो ट्रेटिकम एस्टिवम है दोस्तों विशेष तौर पर कह सकते हैं कि चपाती बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जो ट्रेटिकम ड्यूरम गेहूं से सूजी बनाई जाती है। तो जो ट्रेटिकम ड्यूरम होता है जो यह है दोस्तों इसका इस्तेमाल सूजी के लिए किया जाता है, जबकि ट्रेटिकम एस्टिवम जो है उसकी बात की जाए तो चपाती बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से धान के बाद गेहूं का दूसरा स्थान है। जब बात होगी क्षेत्रफल की दृष्टि से तो धान के बाद गेहूं का दूसरा स्थान है। आप देख सकते हैं कि पहला तो क्षेत्रफल की दृष्टि से धान के बाद गेहूं का दूसरा स्थान है। कहने का तात्पर्य यह है कि धान का प्रथम स्थान रहेगा जबकि गेहूं का दूसरा स्थान रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो गेहूं के आटे में ग्लूटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो गेहूं का आटा होता है उसमें क्या पाया जाता है? ग्लूटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो ग्लूटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है जिसे डबल रोटी, बिस्कुट आदि बनाते हैं। तो जो गेहूं का आटा होता है दोस्तों उसमें ग्लूटीन की अधिक मात्रा पाई जाती है और जिससे हम कह सकते हैं कि डबल रोटी, बिस्कुट आदि बनाए जाते हैं। अच्छा, आपका एजीटीए और एसटीए का तो एग्जाम आपका होने ही वाला है दोस्तों 18 अगस्त को। एजीटीए का कोई अभी
देखा जाए तो अभी कोई संभावित डेट वगैरह कुछ बताया नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा आयोग कैसे काम करता है सभी लोगों को पता ही है। तो आप सभी लोग चाहें तो थोड़ा समय निकाल सकते हैं पढ़ने के लिए, थोड़ा बहुत आप पढ़ाई अपनी करते रहिए और आपके जो अन्य एग्जाम वगैरह आप उन पर भी फोकस करिए। खैर अब बात करते हैं पोषण मात्रा की। गेहूं के आटे में प्रोटीन, गेहूं के जो आटे में प्रोटीन होती है कितनी पाई जाती है? 8 से 13% पाई जाती है। पोषण वैल्यू की बात करेंगे, कितनी किस चीज की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो जो गेहूं का आटा होता है उसमें जो प्रोटीन होती है दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही आटे की, 8 से 13%। जबकि दानों में प्रोटीन कितनी पाई जाती है? 9 से 15%। तो जब बात आपकी आटे की होगी, आटा, आ से आटा हो गया, आ से आपका 8 हो गया, तो 8 से 13% हो गया। दाना, जब बात दाना की होगी तो 9 से 15% हो गया। ठीक है। तो रेसा, रेसा जो हो जाएगा आपका 2 से 7, रेसा कितना पाया जाता है? तो 2.7% पाया जाता है, और वसा दोस्तों 1.7% पाई जाती है। अच्छा, ये खनिज इंपॉर्टेंट है, खनिज की मात्रा एक बार टीजीटी से संबंधित, संभवतः टीजीटी या जो पीजीटी का एग्रीकल्चर के तहत एग्जाम होते हैं मेरे ख्याल से उसमें आया हुआ है, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है, पर 2.7% खनिज और 12% इसमें नमी पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट 65 से 70% पाया जाता है। एक बार फिर से समझते हैं। गेहूं के आटे में प्रोटीन 8 से 13%, दानों में 9 से 15%, जबकि रेशा 2.7%, वसा 1.7%, 2.7% खनिज पाया जाता है और 12% नमी। खनिज भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अच्छा, क्या करते हैं? स्टार लगाते हुए चलते हैं, जो चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं उन पर स्टार लगाते हुए चलते हैं। जैसे कि खनिज की एक बार पूछा गया तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, और 12% नमी, नमी को भी लेकर के अक्सर प्रश्न पूछे जाते रहे। कार्बोहाइड्रेट आमतौर पर 65 से 70% पाया जाता है। कुछ सोर्स जो होते हैं उसमें दोस्तों 72% के आसपास भी दिया हुआ है। तो मोटे तौर पर आप सभी लोग 65 से 70% याद रख सकते हैं। गेहूं में विटामिन B1, B2, B6, E पाए जाते हैं। कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं? आपका B1 हो गया, B2 हो गया, B6 और E विटामिन पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि गेहूं में विटामिन B1, B2, B6 व E पाए जाते हैं, लेकिन घुलनशील विटामिन पिसाई के समय नष्ट हो जाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जब जो घुलनशील विटामिन होते हैं पिसाई के समय क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। दानों में 2 से 8% तक शर्करा, 2 से 8% तक शर्करा, सेलुलोज, फ्रैक्टोज, माल्टोज ये सभी पाए जाते हैं। तो ये बिंदु आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम सब याद रखिए। तो पोषण वैल्यू पे सभी लोगों ने बात करी, कौन कौन सी चीज कौन कितनी मात्रा पाई जाती है किसकी? तो खनिज आप सभी लोग याद रखिए 2.7%, 12% नमी पाई जाती है। और वसा को लेकर के भी प्रश्न बन सकते हैं, तो 1.7% और 65 से 70% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। विटामिन कौन कौन सी होती है? B1, B2, B6 व E विटामिन पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। खनिज पदार्थों में लोहा, मैग्नीशियम, मैग्नीज, तांबा, जस्ता पर्याप्त मात्रा में कह सकते हैं कि गेहूं में मिलते हैं दोस्तों। ये प्राप्त नहीं होगा, पर्याप्त होगा। पर्याप्त मात्रा में गेहूं में मिलते हैं। गेहूं अतिरिक्त गेहूं में पाचन क्रिया को तेज करने वाले एंजाइम भी पाए जाते हैं। यह एक इंपॉर्टेंट बिंदु शामिल हो सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है। अगर कई बार पेपर काफी ज्यादा फैक्चुअल हो सकता है, कई बार यह देखा गया कि पेपर जो था फैक्चुअल नहीं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी हो सकता है। जैसे कि गेहूं में पाचन क्रिया को तेज करने वाले एंजाइम जो होते हैं दोस्तों पाए जाते हैं। क्षेत्रफल में गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश राज्य है दोस्तों। तो गेहूं में पाचन क्रिया को तेज करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। और क्षेत्रफल की अगर बात की जाए गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्रफल में गेहूं उत्पादन करने का कार्य करता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में। और उत्तर दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गेहूं के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। तो ये तो खैर ऊपर का ही दोस्तों हो गया, थोड़ा छूटा हुआ है ना, देख सकते हैं आप सभी लोग। तो इसको हटा देते हैं, यहां से इसको काट देते हैं इसे।
और गेहूं के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में चौथा स्थान है। अगला हमारा बिंदु क्या हो जाएगा? गेहूं के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि गेहूं के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का, मान लेते हैं आपसे प्रश्न बन सकता है कि पूछा जाता है कि गेहूं के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, कौन सी रैंकिंग है? तो चौथा स्थान है। और उत्तर प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन करने, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। आगे बढ़ते हैं, जलवायु। जलवायु नोट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। गेहूं मुख्यतः शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। जो जलवायु है दोस्तों किस प्रकार का पौधा है? तो शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। संसार का अधिकतर गेहूं उत्पादन क्षेत्र, मोटे तौर पर बात की जाए, थोड़ा यहां से जो दिया हुआ है इससे हट करके बात करते हैं, बाकी बाद में हम सभी लोग नोट इसको भी समझेंगे। तो गेहूं का जो संसार का अधिकतर गेहूं उत्पादन आमतौर पर जो शीतोष्ण जलवायु की बात की जा रही है यहाँ पर, तो 33 से लेकर के 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। उत्तर से लेकर 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड दक्षिण तक पाया जाता है। ये तो हो गया समझने के लिए। बाकी आपके एग्जाम के लिहाज से जो चीजें इंपॉर्टेंट है, गर्म तथा नम जलवायु गेहूं के लिए अच्छी नहीं होती है। ठंडी व नम शीतोष्ण जलवायु ठीक ठाक हो सकती है। वानस्पतिक वृद्धि के लिए ठंडी व नम जलवायु होनी चाहिए। तो शीतोष्ण जलवायु वाला पौधा है, ठीक है। और वानस्पतिक ग्रोथ के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए? ठंडी व नम जलवायु होनी चाहिए। गर्म तथा नम जलवायु होती है वो गेहूं के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। और दिया हुआ कि अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, फुटान के लिए उपयुक्त तापमान 16 से 20 डिग्री सेल्सियस, और दाना बनने के लिए उपयुक्त तापमान कितना होगा? 23 से 25 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त रहता। और जो इष्टतम तापमान है दोस्तों 20 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस होता है। और जब दाने बन रहे हो तो उस समय गर्म और शुष्क मौसम उपयुक्त रहता है। तो अंकुरण के समय कितना होना चाहिए? इधर नीचे नोट करते हैं। जब अंकुरण हो रहा हो तो करीब 20 से 25 डिग्री सेल्सियस ठीक रहता है तापमान। और फुटान के समय 16 से लेकर के 20 डिग्री सेल्सियस ठीक रहता है। जबकि दाना बनने के समय, जब दाना बन रहे होते हैं तो उपयुक्त तापमान 23 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त तापमान रहता है। वही इष्टतम तापमान कुछ स्रोतों में आपको 21 डिग्री सेल्सियस भी मिलेगा, यह संभवतः 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास, किंतु आप इष्टतम तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस भी कुछ सोर्सेस में दिया हुआ है। तो अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, फुटान के लिए 16 से 20 डिग्री सेल्सियस, जबकि दाना बनने के लिए 23 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस तापमान ठीक ठाक है दोस्तों। और जब दाने बन रहे हो तो गर्म व शुष्क मौसम उपयुक्त माना जाता है। अब दिया हुआ कि गेहूं में क्रांतिक अवस्था, जो सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं वो 6 प्रकार की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं उसको हम सभी लोग समझते हैं। अच्छा, जो गेहूं की फसल होती है उसके लिए वर्षा वाले क्षेत्र किस प्रकार के ठीक ठाक होते हैं? तो 62.5 से लेकर के 87.5 डिग्री सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र ठीक ठाक होते हैं। अभी आगे बात करेंगे हम सभी लोग। तो पहले तो गेहूं की सिंचाई की जो क्रांतिक अवस्थाएं होती उनको समझ लेते हैं कौन कौन सी। कहने का तात्पर्य किस स्टेज पर उनको पानी दिया जाना चाहिए। तो प्रथम सिंचाई बुआई के 21 दिन बाद, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और इसको आप सभी लोग देखेंगे भी। प्रथम सिंचाई बुआई के करीब 21 दिनों बाद। कब? तो CRI स्टेज पर, ग्राउंड रॉट इनिशिएशन। हम सब लोग जो UPPSC के तहत जो राज्य कृषि सेवा आयोग, जो राज्य कृषि सेवा का परीक्षा होने वाली है आप सभी लोगों की, उसमें ये वर्ष 2013 में पूछा गया दोस्तों। कब पूछा गया? तो वर्ष 2013 में पूछा गया है। प्रथम सिंचाई बुआई के करीब 21 दिन बाद शीर्ष जड़ें जमने अर्थात CRI पर करते हैं। और जो द्वितीय सिंचाई होती है ये समय 40 से 45 दिन बाद कल्ले निकलने, फुटान, टिलेरिंग स्टेज पर करते हैं। अच्छा, उसमें हम सभी लोगों ने, ये प्रश्न आया हुआ था, उसमें सभी लोगों ने इस प्रश्न को करा भी है। और प्रथम सिंचाई उपलब्ध होने पर किस प्रकार का, किस स्टेज पर सिंचाई की जानी चाहिए? दो सिंचाई आपके पास उपलब्ध हो तो किस स्टेज पर सिंचाई की जानी चाहिए? वहीं 3 आपके पास पानी उपलब्ध हो। आगे इसमें बात भी करेंगे और उस प्रश्न में भी आए हुए हैं, उस पर हम सभी लोगों ने बात भी किया है इसमें।
तो प्रथम सिंचाई 21 दिनों के बाद CRI स्टेज पर, द्वितीय सिंचाई टिलेरिंग स्टेज के समय जो 40 से 45 दिन बाद जब कल्ले निकलने वो फुटान वाली जो अवस्था होती है उस समय किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो तृतीय सिंचाई कब? तो 60 से 65 दिनों बाद। कब? 60 से 65 दिन बाद जब गांठ निकलने की अंतिम अवस्था अर्थात लेट ज्वाइंट स्टेज पर की जाएगी। वहीं चतुर्थ सिंचाई कब करी जाएगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बटिंग स्टेज अर्थात 80 से 85 दिन बाद जब बालियां आते समय इसका वो किया जाएगा। थोड़ा ये देख सकते हैं सभी लोग ऊपर नीचे, इसको समझ लीजिए आप सभी लोग। ऐसे चतुर्थ सिंचाई 80 से 85 दिनों बाद बालियां आते समय फ्लावरिंग एंड बटिंग स्टेज के समय किया जाएगा। ठीक है, फ्लावरिंग एंड बटिंग स्टेज। अच्छा, होता क्या है दोस्तों, जैसे कि जब चीजें टाइप होती हैं उसके बाद में जब इसको सेव किया जाता है तो फिर ये थोड़ा एडजस्ट करने में ऊपर नीचे कर देता है। तो चतुर्थ सिंचाई बटिंग स्टेज करीब 80 से 85 दिनों बाद बालियां आते समय। बटिंग स्टेज का तात्पर्य फ्लावर, जब फूल आएंगे तो बालियां बनेंगी, तो फ्लावरिंग है बटिंग स्टेज। वहीं जो पंचम सिंचाई है दोस्तों मिल्किंग स्टेज पर, कहने का तात्पर्य 100 से 105 दिन बाद फल में दाने में दूधिया वाली स्टेज पर, जो फल में जो दाने बनते हैं उसमें दूध जब बनने लगता है तो मिल्किंग स्टेज होती है, उस पर पांचवी सिंचाई करी जाएगी। वही जो छठी सिंचाई होगी 115 से 120 दिन बाद दाना पकते समय डफ स्टेज पर की जाएगी। तो एक बार फिर से समझते हैं सिंचाई वाली अवस्थाओं को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको जितना हो सके उतनी बार पढ़ा जाए। प्रथम सिंचाई 21 दिनों बाद CRI स्टेज पर। वही द्वितीय सिंचाई कब करी जाएगी? 40 से 45 दिनों बाद जो टिलेरिंग स्टेज पर। तो पहली तो हो गई आपकी CRI स्टेज पर, इधर नोट करते हैं। फर्स्ट आपकी हो गई CRI स्टेज पर। CRI स्टेज पर, ठीक है। वहीं सेकंड किस स्टेज पर होगी आपकी? टिलेरिंग स्टेज पर। थर्ड आपकी कब होगी? देख सकते हैं कि लेट ज्वाइंटिंग स्टेज पर, गांठ बनने की अंतिम अवस्था, लेट ज्वाइंटिंग स्टेज पर। लेट ज्वाइंटिंग स्टेज पर। फोर्थ सिंचाई जो चतुर्थ सिंचाई है फ्लावरिंग एंड बटिंग स्टेज। जो पंचम सिंचाई आपकी है वह किस स्टेज पर करी जाएगी? मिल्किंग स्टेज पर की जाएगी। जो आपकी षष्टम सिंचाई है वह किस स्टेज पर की जाएगी? तो डफ स्टेज पर की जाएगी। तो पहली सिंचाई CRI स्टेज पर, द्वितीय सिंचाई टिलेरिंग स्टेज पर, जो तृतीय सिंचाई होगी लेट ज्वाइंटिंग स्टेज पर, वहीं जो फोर्थ होगी फ्लावरिंग एंड बटिंग स्टेज, जबकि जो पांचवी है आपकी मिल्किंग स्टेज, और षष्ठी जो अंतिम जो छठी सिंचाई होगी दोस्तों डफ स्टेज पर करी जाएगी। डफ अवस्था किसे कहते हैं? डफ स्टेज जब गेहूं के दानों में दूधिया अवस्था के बाद दाने सख्त होने लगते हैं, वह अवस्था डफ स्टेज कहलाती। तो गेहूं के दाने में दूधिया अवस्था के बाद जो मिल्किंग स्टेज हो जाती, आरंभ में क्या होता है, जैसे गेहूं के दानों में जब दूध बनने की जो प्रोसेस चल रही थी तो उस समय जो दाने होते हैं सख्त ना होकर के अपेक्षाकृत नरम होते हैं दोस्तों। तो वही है कि गेहूं के दानों में दूधिया की अवस्था के बाद दाने जो होंगे कठोर होंगे,
वह अवस्था क्या कहलाती है? डफ स्टेज कहलाती है। सीआरआई स्टेज में कह सकते हैं कि गेहूं में बुआई के करीब 20 से 25 दिन बाद गेहूं के तने से भूमि की सतह के पास निकलने वाली जड़ें शीर्ष जड़ें कहलाती हैं। पहला की जो सीआरआई जड़ें होती हैं होती क्या है? शीर्ष जड़ें जमाव। यहाँ पर किस चीज के बारे में बात की जा रही है? तो सीआरआई जड़ जो शीर्ष जड़ें जमाव ये क्या है? तो गेहूं की फसल, आप सभी लोगों ने जब गेहूं की फसल की बुआई करी तो करीब उससे 20 से 25 दिनों बाद गेहूं के तने से भूमि की सतह के पास, जो गेहूं का तना होता है उसकी भूमि के सतह के पास में जो जड़ें निकलती हैं उनको हम सभी लोग सीआरआई जो अर्थात शीर्ष जड़ें जमाव कहते हैं, शीर्ष जड़ें कहलाती हैं। यह अवस्था सिंचाई की मुख्य क्रांतिक अवस्था है। यह सिंचाई की मुख्य क्रांतिक अवस्था है दोस्तों। ठीक है, तो आपसे ऐसे ही प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई की एक मुख्य क्रांतिक अवस्था है? तो सीआरआई। बात यहाँ पर गेहूं के बारे में हो रही है, यह भी गौर करने वाली बात है। तो उम्मीद है शीर्ष जड़ें जमाव क्या है समझ गए होंगे आप सभी लोग। अब आगे बढ़ते हैं कि गेहूं की फसल में जब एक सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता है, देख सकते हैं अभी हमने बताया भी था, या पर नया भी हुआ है, तो एक सिंचाई उपलब्ध होने पर पानी सीआरआई अवस्था पर ही सिंचाई की जाती है। गेहूं की फसल में जब दो सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता है तो सीआरआई के साथ साथ पुष्पन अवस्था पर भी कर देते हैं सिंचाई। ठीक है, तो एक पानी उपलब्ध होने पर सीआरआई स्टेज पर, दो पानी उपलब्ध होने पर सीआरआई व पुष्पन अवस्था पर किया जाता है। वहीं जब गेहूं की फसल में जब तीन सिंचाई उपलब्ध होंगी, ठीक है, तो सीआरआई और गांठ बनने की अवस्था, अंतिम अवस्था और मिल्किंग स्टेज पर सिंचाई की जाती है। तो गेहूं की फसल में जब तीन सिंचाई पानी उपलब्ध होगा, तीन सिंचाई के लिए सीआरआई के साथ साथ गांठ बनने की अंतिम अवस्था एवं दुधिया अवस्था पर सिंचाई कर देते हैं। अब वाटर डिमांड की बात करें तो 400 से लेकर के 650 mm के आसपास होती है। गेहूं की पानी की जो जलमांग है कितनी होती है? गेहूं के पानी की जलमांग 400 से लेकर के 650 mm के आसपास होती है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। यह दिया हुआ भी है कि गेहूं की फसल के लिए 62.5 से लेकर के 87.5 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र उपयुक्त है। कहने का तात्पर्य है कि गेहूं की फसल ऐसे क्षेत्र में ठीक ठाक उपज और उसकी वांछित ग्रोथ ज्यादा बेहतर होगी जिन क्षेत्रों में 62.5 से लेकर के 87.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। गेहूं की फसल के लिए 50 से 60% आर्द्रता उचित रहती है। जब बात ह्यूमिडिटी की होगी, आर्द्रता की होगी, तो गेहूं की फसल के लिए आर्द्रता कितनी ठीक ठाक रहती है? 50 से लेकर के 60% आर्द्रता अच्छी मानी जाती है दोस्तों। दोमट मृदा, दोमट मृदा गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा है। कौन सी मृदा अच्छी है गेहूं की खेती के लिए? तो दोमट मृदा एक महत्वपूर्ण बिंदु है गेहूं की खेती के लिए अच्छी होती है। अब हम सभी लोग गेहूं की निम्न प्रजातियों ट्रेटिकम स्पीसीज, जो गेहूं की कई प्रजातियां भारत में उगाई जाती हैं, उन सब पर हम सभी लोग विस्तार पूर्वक बात करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो गेहूं की निम्न प्रजातियां ट्रेटिकम स्पीसीज जो भारत में उगाई जाती हैं कौन कौन सी? डिप्लॉयड गेहूं, आइन कौन डिप्लॉयड गेहूं, कौन सा जो द्विगुणित गेहूं है इसके बारे में बात करते हैं। 2n बराबर 20, 2n बराबर दोस्तों 14, n बराबर कितना हो जाएगा? जैसे यहां दिया हुआ है 2n बराबर 14, अब इसको अगर n हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? n बराबर 14/2, इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? n बराबर 7 हो जाएगा। तो द्विगुणित गेहूं में जो गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वह कैसी होती है? तो कितनी होती है? तो 2n बराबर 14 होती है। यह द्विगुणित गेहूं है। और ट्रिटिकम मोनोकोकम, क्या नाम हो जाएगा? ट्रिटिकम मोनोकोकम। आपके ऑप्शन दिए होंगे ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम जो ट्रिटिकम की जो भी स्पीसीज है उनको कई ऑप्शन दिए होंगे और उनमें से ट्रिटिकम जो मोनोकोकम होगा डिप्लॉयड गेहूं का उदाहरण होगा दोस्तों। तो ये हो गया पहला आपका द्विगुणित गेहूं, डिप्लॉयड गेहूं। ठीक है, वहीं अगला आपका क्या दिया गया? चतुर्थ गुणित टेट्रापोलॉइड। तो टेट्रापोलॉइड की अगर बात की जाए इसमें इमर गेहूं, इमर गेहूं को हम सभी लोग क्या कहते हैं? ट्रिटिकम डाइकोकम कहते हैं। इमर गेहूं को क्या कहेंगे? ट्रिटिकम डाइकोकम कहेंगे। इसमें जो गुणसूत्र होते हैं 2n बराबर 28 हो गए, तो 28 हो जाएंगे इसमें अगर n इसका निकालेंगे। 2n बराबर 28, n बराबर 28/2,
अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा दोस्तों, तो n बराबर 14 हो जाएगा। खैर जब टेट्राप्लॉइड गेहूं में इमर गेहूं की अगर हम बात करें टेटिकम डाइकोकम की, यह कैसा गेहूं है टेटिकम डाइकोकम, तो चतुर्थ गुणित गेहूं है, टेट्राप्लॉइड है, उपमा बनाने के लिए उपयुक्त होता है। इमर गेहूं जो होता है किसके लिए इस्तेमाल होता है, उपमा बनाने के लिए उपयुक्त होता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक व तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में उगाया जाता है। कहां कहां पर, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में इसकी खेती करी जाती है। अभी हम सभी लोग पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर से रिवीजन करेंगे। मैक्रोनी गेहूं, मैक्रोनी गेहूं जो 2n बराबर 28, n बराबर कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। यह टेट्राप्लॉइड गेहूं के अंतर्गत ही चतुर्थ गुणित गेहूं है दोस्तों। गेहूं की प्रजाति सूजी, सेवइयां बनाई जाती है। जो मैक्रोनी गेहूं अर्थात काठिया गेहूं, इसको क्या कहा जाता है, टेटिकम ड्यूरम कहा जाता है। इस गेहूं की प्रजाति से सूजी, सेवइयां ये सभी चीजें इसके द्वारा बनाई जाती हैं। इससे भारत के कुल गेहूं क्षेत्रफल का करीब 12% क्षेत्र, जो मुख्यतः मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ भागों में इस प्रजाति की खेती के अंतर्गत आता है। तो टेटिकम ड्यूरम की अगर बात की जाए, टेट्राप्लॉइड गेहूं का भाग है दोस्तों, हिस्सा सूजी, सेवइयां इस प्रकार की चीजों को बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। भारत में कुल गेहूं के क्षेत्रफल का करीब 12% क्षेत्र, जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में उगाया जाता है। अब शतगुणित गेहूं की बात करते हैं, जो हेक्साप्लॉइड गेहूं है, इसके बारे में बात करते हैं। ब्रेड व्हीट अर्थात टेटिकम एस्टिवम, 2n बराबर 42, ठीक है। इसे मैक्सिकन बौना गेहूं भी कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मैक्सिकन बौना गेहूं किसे कहते हैं, तो टेटिकम एस्टिवम को कहते हैं। इसकी खेती भारत में करीब 87% क्षेत्रफल होती है। भारत में अगर एरिया वाइज बात की जाए तो करीब 87% क्षेत्रफल पर टेटिकम एस्टिवम की खेती दोस्तों करी जाती है। चपाती, ब्रेड उत्पाद बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। यह विदेशों से आयातित इंट्रोड्यूस्ड गेहूं की प्रजाति, यह भी गौर करने वाली बात है कि जो टेटिकम एस्टिवम है विदेशों से आयातित है, इंट्रोड्यूस्ड गेहूं की एक प्रजाति, जो कि मोटे तौर पर कह सकते हैं कि भारत के 87% क्षेत्रफल पर इसकी खेती होती है, जिसका इस्तेमाल चपाती, ब्रेड इन सभी जो उत्पादों में इसका इस्तेमाल व्यापक रूप से होता है। मैक्सिकन बौना गेहूं भी इसे भी कहा जाता है। अब भारतीय बौना गेहूं जो टेटिकम स्पैरो कोकटक कुछ दिया हुआ है दोस्तों, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको चेक करके बताएंगे। भारतीय बौना गेहूं जो है इसकी खेती उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ सीमित क्षेत्र में की जाती है। भारतीय बौना गेहूं को उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के कुछ सीमित क्षेत्रों में करी जाती है। यह प्रजाति कम उत्पादकता एवं रोली रोगों के प्रति संवेदनशील ज्यादा होने के कारण भारत के कुछ सीमित क्षेत्रों में उगाई जाती है। अच्छा, भारतीय बौना गेहूं को सीमित क्षेत्रों में उगाई जाने के कारण क्या है, यह हालांकि इसकी अपेक्षाकृत उत्पादकता भी कम है और जो रोली रोग होते हैं उनके प्रति संवेदनशील अधिक होती है। कहने का तात्पर्य है जो रोली रोग होते हैं इसको बहुत शीघ्र ही प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए कुछ सीमित क्षेत्रों पर उगाई जाती है। इसके कुछ वास्तविक नियम को लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन है, चेक करके कल के लेक्चर में हम सभी लोग इसको समझेंगे। कॉमन ब्रेड व्हीट की किस्में कौन कौन से हैं, C306, K65, ये सभी कॉमन ब्रेड व्हीट की किस्में हैं दोस्तों। अब गेहूं की बौनी जीन जो नोरिन 10 है, इसको समझते हैं। ये क्या है, नोरिन 10 है क्या, तो गेहूं की पहली बौनी जीन, ये पहली बौनी जीन है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सी पहली बौनी जीन है, जो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग द्वारा मैक्सिको में वर्ष 1960 में विकसित की गई थी। तो गेहूं की जो बौनी जीन नोरिन 10 है, यह पहली बौनी जीन है। और किसके द्वारा इसको विकसित किया गया, तो नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा मैक्सिको में वर्ष 1960 में विकसित की गई। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1963 में बौनी किस्में सोनेरा 63, सोनेरा 64, लर्मा रोजो, इनको आयातित कर व्यावसायिक रूप से खेती की गई इनकी, जिनकी रिकॉर्ड उपज उत्पादन होने के कारण वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति संभव हो पाई। अच्छा, हरित क्रांति भारत के लिए एक बहुत ही कह सकते कि महत्वपूर्ण चीज साबित हुई थी, जिससे भुखमरी से वगैरह से बचा जा सका था। तो पहली बौनी जीन गेहूं की जो नोरिन 10 है, इसको नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा मैक्सिको में वर्ष 1960 में विकसित किया गया। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1963 में बौनी किस्में सोनेरो 63, सोनेरो 64, लर्मा रोजो, इनको आयातित करके व्यावसायिक रूप से इनका इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण अधिक उपज या ठीक ठाक उपज होने के कारण वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति संभव हो पाई थी।
अब हम सभी लोग गेहूं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर बात करेंगे एक एक करके। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मैक्सिको तथा संयुक्त राज्य के कुछ अनुसंधानकर्ताओं ने जापान में नोरिन नाम का एक गेहूं देखा, जिसकी ऊंचाई दूसरे गेहूं से कम थी लेकिन उत्पादन क्षमता भी कम थी। सर्वप्रथम डॉक्टर जो ओए बोगल ने वाशिंगटन राज्य में सर्वप्रथम अमेरिका गेहूं के साथ नोरिन का संकरण कराया। तो वो भी जो हम सभी लोग पढ़ रहे थे उसी का एक प्रकार से कह सकते हैं कि थोड़ा उसके पीछे का जो पर्सपेक्टिव है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम डॉक्टर ओए बोगल ने वाशिंगटन राज्य में सर्वप्रथम अमेरिकी गेहूं के साथ नोरिन का संकरण कराया। अमेरिका में सर्वप्रथम एक बौना गेहूं जेम्स जो है नाम से वर्ष 1961 में किसानों को दिया गया। हालांकि चीज समझ लीजिए, याद करने वाली चीज नहीं है। मैक्सिको में डॉक्टर नार्सन अर्नेस्ट बोरलाग जो डॉक्टर नार्सन अर्नेस्ट बोरलाग के नेतृत्व में नोरिन गेहूं के बौनेपन का बसंतकालीन गेहूं में समावेश किया गया दोस्तों, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम बौनी गेहूं की किस्म वर्ष 1963 में आई। सोनेरा 63, सोनेरा 64, लर्मा रोजो, ये सभी किस्में भारत में दोस्तों आई थी, ठीक है। गेहूं की किस्म कल्याण सोना 2 जीन बोनी, ठीक है। ये 2 जीन बोनी कल्याण सोना तथा सोनालिका 1 जीन बोनी किस्म थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि 2 जीन बोनी किस्म कौन सी है गेहूं की, तो कल्याण सोना तथा सोनालिका जो है 1 जीन बोनी किस्म है दोस्तों, जो अधिक खाद पानी देने के बाद क्या हो जाता है, गिर जाती है। तो यह एक इंपॉर्टेंट बिंदु, ऊपर वाली चीज तो खैर समझने योग्य है। बाकी इससे संबंधित पूर्व में हम सभी लोगों ने जो पढ़ा नोरिन टेस्ट से संबंधित, उसको याद रखिए। ये चीज आपके लिए समझ सकते हैं। बाकी याद करने वाला तो इसमें खैर कुछ खास है नहीं, बस एक ही चीज है कि ये बिंदु भारत में सर्वप्रथम बौनी गेहूं की किस्में वर्ष 1963 में आई। कौन कौन सी बौनी किस्में की बाद में हम बात कर लेंगे विस्तृत रूप से। गेहूं की किस्म कल्याण सोना जो कि 2 जीन बोनी, कल्याण सोना 2 जीन बोनी, जबकि सोनालिका 1 जीन बोनी, जो अधिक खाद पानी देने के बाद गिर जाती हैं। वर्ष 1970 में 3 बोनी किस्मों यूपीए 301 और हीरा वर्ष 1941 में और लाल बहादुर निकाली गई थी, ठीक है। तो 1970 में 3 बोनी किस्में कौन कौन सी, यूपीए 301, हीरा और लाल बहादुर को निकाला गया था दोस्तों, ठीक है। अब हम सिंचित क्षेत्रों के लिए गेहूं की किस्मों पर बात करेंगे। जो सिंचित क्षेत्रों के लिए गेहूं की किस्में, किस इलाके की बात की जाएगी, तो सिंचित क्षेत्रों की। तो हमारे इसके अंतर्गत सबसे पहली किस्म कौन सी, सोनालिका RR21, क्या, तो RR21 या HD 1553 पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा वह IARI दिल्ली द्वारा तैयार की गई। सोनालिका की बात सिंचित क्षेत्रों के लिए जो गेहूं किस्में हैं उसकी बात की जाए तो सोनालिका किस्म सिंचित क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। किसके द्वारा विकसित की गई है, RR21 या HD 1553 पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय व IARI दिल्ली के द्वारा तैयार करी गई, ठीक है। यह 1 जीन बोनी किस्म है, कितनी, तो 1 जीन बोनी किस्म है। यह अगेती किस्म है जो 120 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। किस किस्म का उदाहरण है, तो यह अगेती किस्म के अंतर्गत शामिल है जो करीब 120 दिनों के अंतर्गत पक करके तैयार हो जाती है। आमतौर पर इसकी खेती दोस्तों देश के सभी भागों में करी जाती है, ठीक है। अब हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। तो यूपी 2003, जो यूपी 2003 है, यह कल्याण सोना की तरह बौनी किस्म है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक किस्म है जो कल्याण सोना की तरह बौनी है, तो यूपी 2003 कल्याण सोना की तरह बौनी किस्म है। यह 145 दिनों में पक करके तैयार हो जाती है। इसमें गिरवी रोग का कम प्रकोप होता है, जो गिरवी रोग होता है उसकी अपेक्षाकृत कम प्रकोप होता है इसका, ठीक है। और इसकी उपज अमूमन 40 से लेकर के 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से होता है। अच्छा, पहले हम सभी लोग समझ लेते हैं कि कौन कौन सी सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त गेहूं की किस्में हैं। तो सोनालिका हो गई आपकी, यूपी 2003 हो गई, यूपी 262, यूपी 115, ठीक है। ये सभी सिंचित किस्मों के अंतर्गत शामिल हैं।
वहीं कुछ अन्य की बात की जाए तो यूपी 368 हो गई आपकी, अर्जुन, जनक, ये सभी, मालवी 12, मालवी 37, जयराज, गिरिजा, शैलजा, राज, ये सभी, राज 911, ये सभी दोस्तों सिंचित किस्म के अंतर्गत सिंचित क्षेत्रों के लिए गेहूं की किस्में कुछ महत्वपूर्ण किस्में हैं। तो यूपी 262 की अगर बात की जाए, यह एक जीन बोनी किस्म है, ठीक है, जो कि पंतनगर से निकाली गई थी। यूपी 262 कहाँ से निकाली गई? पंतनगर से निकाली गई। यह किस्म लगभग 120 से 125 दिनों में पक करके तैयार हो जाती है। अच्छा, टाइम पीरियड अमूमन ना के बराबर पूछा जाता है, किंतु आप सभी लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो यह 120 से 125 दिनों में पक करके तैयार हो जाती है। गिरही रोगों के प्रति अर्थात जो रस्ट के लिए प्रतिरोधी। इसकी चपाती जो होती है बढ़िया किस्म की होती है, जो चपाती बनती है अपेक्षाकृत अन्य किस्मों की अपेक्षा ठीक ठाक बनती है। यूपी 262 की खेती उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के लिए इस जैसे क्षेत्रों में इनकी खेती प्रमुख रूप से की जाती है। अगली हमारी किस्म यूपी 115। तो यह एक अर्ध बोनी एक जीन किस्म है, ठीक है। तो अर्ध जीन बोनी, अगर अर्ध बोनी पूछा जाए आपसे कौन सी एक अर्ध बोनी किस्म का उदाहरण है, तो यूपी 115 क्या आपका, तो अर्ध बोनी किस्म, अर्ध बोनी यूपी 115, ठीक है, ये अर्ध बोनी है दोस्तों। फसल पकने में 120 से 125 दिन लगते हैं, जिसका टाइम पीरियड है 120 से लेकर के 125 दिन के आसपास का है। यह जो किस्म है आपकी पछेती बुआई के लिए उपयुक्त है। इस किस्म में कड़ुआ तथा गिरवी रोग कम लगते हैं। इसकी उपज क्षमता 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। अब सभी लोग आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी किस्म है यूपी 368, ठीक है। क्या है किस्म? तो यूपी 368 किस्म पर हम सभी लोग बात करेंगे। ये 3 जीन बोनी दाने मध्यम आकार के कठोर होते हैं। तो 3 जीन बोनी दाने मध्यम आकार के कठोर व शरबती रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं? तो शरबती रंग के होते हैं। इसकी डबल रोटी अच्छी बनती है। तो यह एक महत्वपूर्ण बिंदु, इसको याद रखिए। यूपी 368 जो किस्म है, इसकी डबल रोटी अच्छी बनती है। यूपी 362 इसमें इसके लिए महत्वपूर्ण है, डबल रोटी इसकी अच्छी बनती है। डबल रोटी अच्छी बनती। फसल की अवधि 145 दिन, उपज 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त होती है। अर्जुन जो HD 2009, यह किस्म अधिक उपज देती है, ठीक है। इसकी उपज जो होती है अपेक्षाकृत ठीक ठाक होती है, अच्छी होती है। इसमें गिरवी रोग का जो होता है कम प्रकोप देखने को मिलता है। जो गिरवी रोग का प्रकोप होता है कम होता है, ठीक है। जो जनक HD 1982, यह किस्म मध्यम समय में पक करके तैयार हो जाती है, ठीक है। और गिरही रोग का जो प्रकोप होता है इसमें भी कम होता है। इसकी खेती आमतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम तथा उड़ीसा में करी जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में इसकी खेती करी जाती है। HD 285, 2285, HD 2285, यह एक जीन बोनी यह एक जीन बोनी किस्म है। 100 सेंटीमीटर ऊंचे पौधे होते हैं करीब, जो गिरवी रोधक पछेती बुआई के लिए उपयुक्त है। तो यह किस किस्म पछेती बुआई से संबंधित है दोस्तों? फसल की अवधि इसकी कितनी है? तो 125 दिन इसकी फसल की अवधि है। वहीं उपज 45 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर और उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। कहाँ के लिए? तो उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। HD 1925 सेरा, यह 2 जीन बोनी वाली है। कौन सी? तो 2 जीन बोनी वाली है और भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा निकाली गई, दिल्ली द्वारा निकाली गई। तो HD 1925 किसके द्वारा निकाली गई? तो भारतीय कृषि अनुसंधान दिल्ली। HD 1925, तो भारतीय कृषि अनुसंधान दिल्ली के माध्यम से इसका विकास किया गया है, ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं। तो HD 2332, जो HD 2332 है, यह 2 जीन बोनी
अभी हमारा में एक जिन बोनी, दो जिन बोनी पर बात भी कर चुके हैं। तो जो दो जिन बोनी भूरी व काली जो काली गिरवी रोधक दाना कठोर दाना कैसा होता है, जो उसका कठोर होता है, शरबती रंग का होता है। दाना कैसा होता है, तो कठोर होता है, शरबती रंग का होता है। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में पछेती बुआई के लिए ठीक है। यह भी तो HD जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है नीचे में नोट करे दे रहा हूं दोस्तों। पछेती बुआई ठीक है, और 130 दिनों में पक करके अमूमन तैयार हो जाती है। तो इसका टाइम पीरियड कितना है, 125 दिन के आसपास है। आगे बढ़ते हैं। तो मालवी 12 HUW12 यह दो जिन बोनी किस्म है। ठीक है, और जो लगभग करीब अमूमन 135 से लेकर के 140 दिनों में पक करके तैयार हो जाती है। इस किस्म पर गिरही रोग जो होता है दोस्तों कम लगता है, जो गिरही रोग का प्रकोप कम देखने को मिलता है, जबकि इसकी उपज क्षमता 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अब इस किस्म का विकास काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से किया गया। तो मालवीय मालवीय जो 12 है इसका विकास कहाँ से किया गया, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो वाराणसी में स्थित है, वहां से इसका विकास किया गया है। मालवी 37 यह एक जिन बोनी किस्म है। ठीक है, कितनी, तो एक जिन बोनी किस्म जिसके पौधे अमूमन 110 से लेकर के 115 सेंटीमीटर की ऊंचाई के आसपास होते हैं, और इसकी उपज क्षमता मालवी 12 जैसी है। तो इसकी उपज जो क्षमता है दोस्तों मालवी 12 जैसी। इस किस्म का विकास BHU के द्वारा किया गया। तो मालवी 37 जो मालवी 12 है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा इसका विकास किया गया, जबकि जो मालवी 37 है इसका विकास BHU के द्वारा किया गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया, BHU के द्वारा किया गया। जबकि उपज इसकी कैसी है, तो उपज मालवी 12 जैसी, मालवी 12 जैसी। जो मालवी जो 12 है और मालवी 37 है, ये दोस्तों अमूमन कह सकते हैं कि उपज के मामले में सेम है। ठीक है, तो जयराज अगला हमारा कौन सी जयराज किस्म है, तो यह कठोर ड्यूरम गेहूं की बोनी किस्म है। तो ड्यूरम गेहूं की अगर बोनी किस्म की बात की जाए कौन सी है, तो जयराज। इसकी फसल 135 दिनों में पक करके तैयार होती है। वहीं उपज 30 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास। और अगर रोग प्रतिरोधकता की बात की जाए तो भूरी गिरही रोग का प्रकोप इसमें नहीं होता है। तो अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की इसमें बात की जाए कि याद रखने वाली कौन सी चीज़ है, तो जयराज में क्या रहेगा याद करने वाला, जयराज में गेहूं की बोनी किस्म है ड्यूरम। जयराज में जो कि कठोर ड्यूरम, गेहूं की बोनी किस्म। WH-147 इस किस्म का विकास हिसार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया। तो इसमें याद रखने वाला एक महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि हिसार कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से इसका विकास किया गया। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है कि हिसार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा किस किस्म का विकास किया गया, तो WH-147 के द्वारा ये किया गया। WH-147 का किया गया सिंचित एवं अधिक उर्वरकता वाली भूमियों में समय से बुवाई के लिए उपयुक्त है। जो सिंचित एवं अधिक उर्वरता वाली जो भूमियां हैं उसमें समय से बुवाई के लिए काफ़ी उपयुक्त है। ठीक है, अगले किस्म पर दृष्टि डालते हैं। तो WH-157 जो है इस किस्म का विकास हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। WH-157 का विकास किसके द्वारा किया गया,
WH 157 हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। तो WH 157 का विकास हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया। इसकी खेती सिंचित क्षेत्रों जहाँ पर सिंचाई की ठीक ठाक साधन उपलब्ध है, हरियाणा, करनाल, सोनीपत, कुरुक्षेत्र जैसे क्षेत्रों में करी जाती है। अगला हमारा CC 468, यह किस्म गिरवी रोग के प्रति काफ़ी सहनशील है और इसकी CC की कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु द्वारा खेती करी जाती है। इसके अतिरिक्त HUW 55, HUW 206, 273, 234 उन्नतशील जातियों को भी सिंचित क्षेत्रों की के लिए जो सिफारिश करी जाती है। ठीक है। गिरिजा किस्म की बात की जाए तो यह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान शिमला केंद्र के द्वारा विकसित की गई बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। इसको मैं एक उसमें बंद किए दे रहा हूँ ताकि नज़र तरे रहे आप लोगों के। ठीक है, ऐसे हाईलाइट किए दे रहा हूँ कि जो गिरजा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के शिमला केंद्र, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है उसका जो शिमला केंद्र है उसके द्वारा इसका विकास किया गया है। ठीक है। गिरजा 5000 फुट से अधिक ऊंचाई वाले उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों में खेती के लिए अच्छी पाई गई। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दृष्टिपात करने वाले हैं, जैसे कि गिरजा 5000 फुट से अधिक ऊंचाई वाले उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, पश्चिम बंगाल जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में की खेती के लिए अच्छी पाई गई। इसको सिंचित तथा असिंचित दोनों दशाओं में बोया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण बिंदु इसका क्या है कि जो गिरजा है, गिरजा को सिंचित और असिंचित, सिंचित तथा असिंचित दोनों दशाओं में इसको बोया जा सकता है। ठीक है। और उपज इसकी अमूमन 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास है। ठीक है। और इसका विकास भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो एक केंद्र है शिमला केंद्र के माध्यम से इसका विकास किया गया है, जो कि पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय इलाके, वहाँ पर खेती के लिए ठीक ठाक मानी जाती है। शैलजा, यह किस्म भी शिमला सा से आपका शैलजा हो गया। ठीक है। वहीं सा से आपका शिमला भी हो गया। जैसे समझने की बात की जाए तो शैलजा, सा से आपका शैलजा हो गया, सा से आपका शिमला हो गया। या इसकी खेती भी पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। तो शैलजा जो किस्म है, शैलजा किस्म की भी खेती पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है और गिरवी रोग का जो प्रकोप होता है कम होता है। आगे बढ़ते हैं। तो राज 911 है या कठोर ड्यूरम गेहूं की एक बौनी किस्म है। इसके पूर्व में भी हम सभी लोगों ने अभी एक जयराज, जो कठोर ड्यूरम, जो जयराज किस्म है दोस्तों, यह भी कठोर ड्यूरम गेहूं की एक बौनी किस्म है। राज 911, जबकि जयराज ये क्या है, ये दोनों दोस्तों कठोर ड्यूरम की, जो ड्यूरम है गेहूं की बौनी किस्म है। गेहूं की बौनी किस्म जिसका विकास दुर्गापुर गेहूं अनुसंधान केंद्र राजस्थान में विकसित किया गया। तो कहाँ इसका राज 911 विकास कहाँ किया गया? दुर्गापुर गेहूं अनुसंधान केंद्र राजस्थान में विकसित किया गया। इसकी खेती उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में करी जाती है। आगे बढ़ते हैं। सिंचित क्षेत्रों की कुछ अन्य किस्मों की अगर बात करी जाए तो जीपैन 1676, राज 821, राज 1114, राज 1555, स्वैती, लोकवन, शेखर, ये सभी सिंचित क्षेत्रों की कुछ उन्नतशील प्रजातियां हैं। अब हम सभी लोग असिंचित क्षेत्र अर्थात शुष्क क्षेत्रों के संबंधी जो जो भी बिंदु हैं उस पर बात करेंगे। तो असिंचित क्षेत्रों के लिए कौन कौन सी किस्में हैं, जैसे कि K65,
तो K65 और K68, ठीक है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के जो असिंचित इलाके हैं वहाँ पर इसकी खेती के लिए ठीक ठाक मानी जाती है। कौन सी? K65। हालांकि यह उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है K68। तो K65 और K68 पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के जो असिंचित इलाके हैं वहाँ पर खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। यह लंबी गेहूं की किस्म है। कैसी? तो लंबी गेहूं की किस्म है, ना कि बौनी। ये किस्म उत्तर प्रदेश कृषि संस्थान कानपुर के द्वारा विकसित की गई। ये किसके द्वारा विकसित की गई? तो जो उत्तर प्रदेश कृषि संस्थान कानपुर है उसके द्वारा इनका विकास किया गया है। तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। K65 और K68 पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बुंदेलखंड जैसे जो असिंचित वाले इलाके वहाँ पर खेती के लिए ठीक ठाक मानी जाती है। और बौनी किस्म ना होकर के या लंबे किस्म, जो लंबे गेहूं की किस्म होती है उस प्रकार से है। इसकी अगर इसकी डेवलपमेंट की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश कृषि संस्थान कानपुर के द्वारा इसका विकास किया गया। प्रताप HD 1981, यह 2 जीन बौनी किस्म है। तो प्रताप HD 1981 जो है 2 जीन बौनी किस्म है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में खेती के लिए अच्छी पाई गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में खेती के लिए अच्छी पाई गई। 140 दिन में तैयार और 30 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज है। नर्मदा 4 व नर्मदा 112, ठीक, कौन कौन सी? नर्मदा 4 या नर्मदा 112, इस पर नजर डालते हैं। इसकी खेती आमतौर पर मध्य प्रदेश में की जाती है। एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो याद करने वाला है। मेघदूत, यह किस्म इंदौर केंद्र के द्वारा विकसित की गई। मेघदूत का विकास किस केंद्र के द्वारा की गई? सेंटर के द्वारा। तो इंदौर सेंटर के द्वारा की गई। यह कठोर ड्यूरम गेहूं की उत्तम किस्म है। कठोर ड्यूरम गेहूं की उत्तम किस्म है। इसकी खेती भी मध्य प्रदेश में की जाती है। तो माँ से आपका मेघदूत हो गया और माँ से मध्य प्रदेश हो गया। और कठोर ड्यूरम की एक उन्नतशील प्रजाति है और इंदौर केंद्र के द्वारा इसका विकास किया गया है। मुक्ता की बात करें, यह किस्म बौनी किस्म है। जो मुक्ता है बौनी किस्म का उदाहरण है और इसके जो पौधे होते हैं 110 सेंटीमीटर ऊंचे होते हैं, जो असिंचित तथा कम उर्वरता की दशाओं के लिए उपयुक्त है। जो असिंचित तथा कम उर्वरता की दशाओं के लिए उपयुक्त है। यह किस्म 130 से 135 दिनों में पक करके तैयार हो जाती है। आगे बढ़ते हैं तो C306, यह एक लंबी किस्म का उदाहरण है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे क्षेत्रों में इसकी उगाही करी जाती है। यह मुख्य तौर पर जो चपाती के लिए उपयुक्त है। तो चपाती के लिए कौन सी उपयुक्त है? C306, यह चपाती के लिए उपयुक्त है। सुजाता WS 331, D 134, AG 30-1, ठीक है, IWP 72, HY 65, मैक 59, VL 401 और VL 421, ये सभी शुष्क क्षेत्रों के लिए हैं। शुष्क क्षेत्रों की खेती के लिए बेहतर है। ठीक, शुष्क क्षेत्र जो वाले इलाके हैं आपके वहाँ पर इनकी खेती ठीक ठाक करी जा सकती है। अब जो मिश्रित खेती के साथ गेहूं में सरसों, चना, अलसी की खेती करते हैं, तो जब मिश्रित खेती करी जा रही होगी तो गेहूं में सरसों, चना, अलसी इन सब का उत्पादन किया जा सकता है। करनाल बंट नामक रोग लगने वाले क्षेत्रों में अर्जुन, जिन क्षेत्रों में करनाल बंट का प्रकोप होता है वहां पर अर्जुन WL 717 की खेती नहीं करनी चाहिए। किसकी? अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट बिंदु है तो इसको नोट कर लेते हैं। करनाल बंट नामक रोग, हालांकि इम्पोर्टेंट तो सब कुछ है दोस्तों। करनाल बंट वाले जो रोग लगेंगे इलाके होंगे वहां पर अर्जुन WL 717 की खेती नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन WL 717 खेती नहीं करनी चाहिए करनाल बंट वाले इलाकों में। ठीक है। लेट से धान की कटाई के बाद कम समय मिलता है। खेत को तैयार करने में इसके लिए नाइट्रोजन 1/2 मात्रा पहली जुताई में डाल देनी चाहिए, जबकि शेष 1/2 व 1/2 की पहली सिंचाई पर देनी चाहिए। ठीक है।
फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा, जो फास्फोरस होगा आपका, पोटास होगा, उसकी पूरी मात्रा खेत में बुआई के समय कोड़ में हम सभी लोग क्या करेंगे, डाल देंगे। ठीक है। और ऊष्मा सहनशील प्रजातियों की अगर हम बात करें, राज 30, 55, लोक 1, KRL 14W, H 157, ये सभी दोस्तों ऊष्मा सहनशील प्रजातियों में शामिल है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें जो आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन पर नजर डालते हैं। बीज को एग्रीसॉन GN से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। अगर पूछा जाता है जो गेहूं के बीज होंगे उसको किससे उपचार किया जाना चाहिए, तो एग्रीसॉन से। 100 किलोग्राम बीज के लिए 800 ग्राम इस रसायन की जरूरत पड़ती है, जिससे आमतौर पर 2 से 3 कुंटल की वृद्धि हो सकती है। अगर हम सभी लोग एग्रीसॉन से इसको उपचारित करके बोते हैं तो करीब 2 से 3 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हमें उपज में वृद्धि देखने को मिलेगी। K816, UP 319, गन्ने के साथ या अगेती आलू खोदने के बाद लाही काटने के बाद 2 दिसंबर तक बोई जाती है। ऊसरीली जो भूमि होती है आपकी, ऊसर वाली भूमि के लिए सोनालिका एवं K7410 की अच्छी प्रजाति हैं। जो ऊसर वाली भूमि है वहाँ पर सोनालिका एवं K7410 अच्छी प्रजाति हैं। आजकल गेहूं के साथ आलू व गन्ना की बुआई की जा रही है। गेहूं के साथ आमतौर पर आजकल क्या हो रहा है, आलू व गन्ना की बुआई हो रही है। जो गेहूं की सीकुर वाली प्रजातियों से जल की कम हानि होती है। जो गेहूं की सीकुर वाली प्रजातियां होती हैं उसमें से जल की कम हानि होती है। चिड़ियों द्वारा फसल की कम हानि होती है। जो चिड़िया होती है उनके द्वारा फसल की कम हानि होती है। गेहूं की खेती के लिए मृदा में आवश्यक नमी के साथ भूमि का भुरभुरा पर होना भी काफ़ी जरूरी है। उपजाऊ, अगर मृदा में आवश्यक नमी भी हो, ठीक ठाक उपजाऊ वाली भूमि भी हो, उसके साथ साथ भुरभुरापन भी होना आवश्यक है। यदि बीज उपचारित ना हो, अगर जो बोया जाने वाले बीज हो उपचारित नहीं है, तो क्या करना चाहिए, 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में बीजों को क्या करना चाहिए, एग्रोसॉन बाइटावैक्स सेरेसान की 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करते हैं। हल के पीछे पंक्तियों में बुआई करने पर गेहूं की बीज की मात्रा 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। तो जो गेहूं के बीज की मात्रा जो होगी 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ेगी। ड्रिलिंग, हालांकि सीड रेट पर पहले ही बात कर रहे हैं तो आप सभी लोग वही सीड रेट की याद रखिए, बार बार कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, तो इन बिंदुओं को आप छोड़ दीजिए। ठीक है। तो गेहूं की बौनी जातियों को 5 सेंटीमीटर से अधिक की गहराई पर नहीं बोना चाहिए। जो गेहूं की जो बौनी प्रजातियां होती हैं उनको क्या करना चाहिए, 5 सेंटीमीटर से अधिक गहराई पर नहीं बोना चाहिए। गेहूं की त्रिबौनी जो किस्में होती हैं, जो गेहूं की त्रिबौनी किस्में हैं उनको 4 सेंटीमीटर की गहराई पर करना चाहिए, बुआई करना चाहिए। तो जो बौनी जातियां हैं उनको 5 सेंटीमीटर की गहराई पर नहीं बोना चाहिए। कहने का तात्पर्य जो 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं बोना चाहिए। त्रिबौनी किस्मों की बुआई 4 सेंटीमीटर की गहराई पर कर देना चाहिए। देर से बोई गई गेहूं की बुआई उथली यानी 4 सेंटीमीटर की गहराई पर करनी चाहिए। जो लेट से बोई गई गेहूं की जो किस्में होंगी उनको 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। पंक्तियों तथा बीज की दूरी कितनी रहेगी, तो 18 गुणे 20 सेंटीमीटर पर्याप्त रहता है। कितना, तो जब पंक्ति तथा बीज की दूरी की बात की जाए तो 18 गुणे 20 सेंटीमीटर पर्याप्त रहेगा। वहीं पछेती बुआई में पंक्तियों तथा बीज की दूरी, जो पछेती बुआई है उसमें जब पंक्तियों तथा अगर बीज के बीच की दूरी की बात की जाए तो 15 गुणे 18 सेंटीमीटर रखते हैं। जबकि गेहूं के अंकुरण के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो सेंटीग्रेड तापमान है उपयुक्त है। पूर्व के लेक्चर में हमने जलवायु पर भी विस्तृत रूप से बात की है, उसको जरूर देखें। और सही मायने में तो वह लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ महत्वपूर्ण सोर्सों से उसमें कंटेंट को शामिल किया गया, तो उसको जरूर याद रखें। गेहूं के अंकुरण के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उचित होता है। असिंचित क्षेत्रों में गेहूं की बुआई का समय 15 अक्टूबर से करीब नवंबर तक रहना चाहिए। ठीक है। तो असिंचित क्षेत्रों में जब गेहूं की बुआई करी जा रही होगी 15 अक्टूबर से लेकर के नवंबर के माह तक बुआई कर देनी चाहिए। ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं। जिन जातियों की अवधि 135 से 140 दिन है, जो कुछ जातियां हैं जिनकी अवधि 135 से लेकर के 140 दिन है, नवंबर के प्रथम पखवाड़े में बुआई कर देनी चाहिए। पखवाड़ों से संबंधित कई प्रश्न आए, खासकर PCS से संबंधित जो राज्य कृषि सेवा परीक्षा
अब वो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आए हुए हैं कई प्रश्न। जो जातियाँ 120 दिनों में पकती हैं उनकी बुआई 15 से 30 नवंबर तक करनी चाहिए। तो ऐसी प्रजातियाँ जिनकी अवधि करीब 135 से 140 दिन है, टाइम पीरियड है, उनका नवंबर के प्रथम पखवाड़े में बुआई की जानी चाहिए। वहीं जो 120 दिनों में पकती हैं उनको 15 से 30 नवंबर तक बो देना चाहिए। और जो पछेती गेहूं की बुआई दिसंबर तक कर देते हैं, जैसे कि सोनालिका, यूपी 115, ये सभी। तो पछेती जो गेहूं की बुआई है दिसंबर तक करते हैं, 7 से दिसंबर। दिसंबर ऐसे याद रखिए, जैसे पछेती ती, तो ती बराबर दी बराबर दिसंबर, तो 30 से दिसंबर पछेती गेहूं की बुआई दिसंबर तक कर देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स की बात करें तो सोनालिका, यूपी 115, ये सभी। और मेरे ख्याल से पूर्व के लेक्चर में उर्वरक पर भी बात हो चुकी। खैर 120 किलोग्राम नाइट्रोजन हो जाएगी आपकी, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे देंगे। तो 120, 40, 40 इसका करीब रखेंगे, ठीक है। वहीं सिंचित क्षेत्रों में क्या रहेगा अनुपात? सिंचित इलाकों की अगर बात की जाए 120, 40, 40, जबकि असिंचित क्षेत्रों में बौनी जातियों के लिए 40 से 60 किलोग्राम, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास। तो जो असिंचित क्षेत्र, जो सिंचित वाले इलाके, उसमें 40 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन रहेगी, 30 किलोग्राम फास्फोरस रहेगी, जबकि 20 किलोग्राम पोटास को दिया जाना चाहिए। गेहूं में जस्ते की कमी से पौधों की जो बढ़वार होती है रुक जाती है। तो जब गेहूं में जस्ते की कमी हो जाती है तो क्या होता है? जो पौधों की जो ग्रोथ होती है वह प्रभावित होती है। पत्तियों पर नसों के बीच में भूरे रंग की जो धारियां दिखने लगती हैं, किस रंग की? तो भूरे रंग की धारियां प्रदर्शित होने लगती हैं, जिसकी कमी को पूरा करने के लिए 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 2.5 किलोग्राम चूना और 1000 लीटर जल मिलाकर के प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं। तो जब बात होगी जस्ते की कमी की तो पौधे की बढ़वार जो होती है रुक जाती है। पत्तियों पर नशे के जो पत्तियों की जो नसें पाई जाती हैं पत्तियों में, उसमें भूरे रंग की धारियां बनने लगती। तो इसको पूरा करने के लिए क्या किया जाएगा? 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 2.5 किलोग्राम चूना लेकर के 1000 लीटर के पानी में इसको घोल तैयार कर लेते हैं और प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देंगे। वहीं जब बात लोहे की होगी, इसकी कमी को दूर करने के लिए 5 किलोग्राम फेरस सल्फेट को लेंगे और 1000 लीटर पानी में मिला करके इसका छिड़काव कर देंगे। तो लोहे की कमी को दूर करने के लिए क्या करेंगे? 5 किलोग्राम फेरस सल्फेट की मात्रा को 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देंगे। गेहूं के पौधे द्वारा नाइट्रोजन का अधिकांश भाग नाइट्रेट के रूप में फसल पर फूल आने के समय किया जाता है। तो जो गेहूं का पौधा होता है दोस्तों, नाइट्रोजन का अधिकांश भाग नाइट्रेट के रूप में फसल पर फूल आने के समय किया जाता है। पौधों में नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा फसल के पकने के लगभग 3 सप्ताह पूर्व पाई जाती है। तो पौधों में जो नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा होती है फसल के पकने के लगभग 3 सप्ताह पूर्व पाई जाती है। पौधों द्वारा शोषित नाइट्रोजन का अधिकांश मात्रा प्रोटीन के रूप में जो होती है बदल जाएगी। जो पौधा क्या करता है? नाइट्रोजन को अवशोषित करता है, उसका अधिकांश भाग प्रोटीन के रूप में बदल जाता है। जो पछेती गेहूं की बुआई होती है उसके लिए जो उर्वरक की मात्रा का प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा? तो पछेती गेहूं की बुआई के समय हम सभी लोग अगर उर्वरक की जो मात्रा होगी करीब 80:40:30 में इसका प्रयोग करें, ठीक है। तो उपज वगैरह ठीक ठाक प्राप्त होगी। तो वही दिया हुआ है कि जो पछेती गेहूं की बुआई के लिए उर्वरक की मात्रा का अनुपात 80:40:30 होना चाहिए। कितना? तो 80:40:30 होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है तो इसको याद रखिए। वहीं आगे बढ़ते हैं तो गेहूं के दानों जो आपके दिया गया कि पौधों के तथा पत्तियों में नाइट्रोजन सबसे अधिक बाल आने के समय दिया जाता है। अनुपात की बात की जाए तो 80:40:30 हो गया। वहीं जो पौधे तथा पत्तियों में जो नाइट्रोजन होगा सबसे अधिक बाल आने के समय पाया जाता है, ठीक है। गेहूं के दानों में जो नाइट्रोजन होती है वो प्रोटीन के रूप में बदल जाती है। तो जब बात होगी नाइट्रोजन सबसे अधिक कब पाया जाता है? तो बाल आने के समय पाया जाता है। तथा गेहूं के दानों में नाइट्रोजन जो होती है प्रोटीन के रूप में बदल जाती है। जो गेहूं के दाने होते हैं उसमें क्या होगी? जो नाइट्रोजन प्रोटीन के रूप में बदल जाती है। गेहूं में जो ग्लूटिन नाइट्रोजन के रूप में पाई जाती है।
गेहूं में ग्लूटिन एक इंपॉर्टेंट बिंदु है कि जो ग्लूटिन है किस रूप में पाई जाती है, तो नाइट्रोजन के रूप में पाई जाती है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि आप सभी लोगों को याद हो जाए। पछेती गेहूं की बुआई के लिए उर्वरक की मात्रा 80:40:30 का प्रयोग किया जाएगा। पौधे तथा पत्तियों में नाइट्रोजन सबसे अधिक बाल आने के समय पाया जाता है। गेहूं के दानों में नाइट्रोजन प्रोटीन के रूप में पाई जाती है, ठीक है, बदल जाती है। वहीं गेहूं में ग्लूटिन नाइट्रोजन के रूप में पाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। शुष्क भार के आधार पर गेहूं में फास्फोरस कितना पाया जाता है, तो करीब 1% पाया जाता है। जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि शुष्क भार के आधार पर गेहूं में फास्फोरस की करीब मात्रा कितनी पाई जाती है, तो 1% पाई जाती है। ऐसे जब फास्फोरस की कमी हो जाएगी तो शोषण की क्रिया धीमी होने लगेगी, ठीक है। जो फास्फोरस तत्व आपका है, फास्फोरस की कमी से शोषण की क्रिया धीरे होने लगती है दोस्तों। पौधों में जो दाने होते हैं छोटे और तथा अपेक्षाकृत कम बनते हैं। तो शुष्क भार के आधार पर गेहूं में फास्फोरस 1% पाया जाता है, ठीक है। वहीं फास्फोरस की जब कमी हो जाएगी किसकी, तो अगर फास्फोरस की अगर कमी होती है तो क्या शोषण की क्रिया अपेक्षाकृत मंद गति से होती है, दाने छोटे हो जाएंगे और कम बनेंगे। पौधों में फास्फोरस तत्व पकने के 2 सप्ताह पूर्व पाए जाते हैं। फास्फोरस तत्व जो होंगे पकने के करीब 2 सप्ताह पूर्व देखने को मिलेंगे हमें। अब आगे बढ़ते हैं। तो गेहूं में जो नाइट्रोजन की पूरी मात्रा एक साथ ना करके 3 बार देनी चाहिए। गेहूं में जब नाइट्रोजन की पूरी मात्रा एक साथ ना दे करके 3 बार दिया जाना चाहिए। साधारण भूमि में आधी मात्रा बोते समय और शेष आधी मात्रा सिंचाई के प्रथम समय देना चाहिए। तो नाइट्रोजन को 3 बार देना चाहिए, ठीक है। कब कब देना चाहिए, तो साधारण भूमि में आधी मात्रा बोते समय, शेष आधी मात्रा सिंचाई के प्रथम समय में देनी चाहिए, ठीक है। वहीं हल्की भूमियों में, जो हल्की भूमि होती है उसमें नाइट्रोजन को 3 बार में 1/3 बोने के समय, 1/3 पहली सिंचाई पर, शेष 1/3 दूसरी सिंचाई पर दिया जाना चाहिए। और असिंचित क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो असिंचित क्षेत्रों में नाइट्रोजन की पूरी मात्रा बोने के समय दे देते हैं। तो जब हल्की भूमियों की बात की जाएगी किसकी, तो हल्की भूमियों की नाइट्रोजन 3 बार में 1/3 बोने के समय, 1/3 पहली सिंचाई पर, शेष 1/3 दूसरी सिंचाई पर देनी चाहिए। असिंचित क्षेत्रों में नाइट्रोजन की पूरी मात्रा बोते समय दी जानी चाहिए। यह एक इंपॉर्टेंट बिंदु है कि असिंचित क्षेत्रों में जो नाइट्रोजन की मात्रा है दोस्तों बोने के समय दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है बिंदु आपको समझ में आए होंगे। अब सभी लोग आगे बढ़ते हैं। गेहूं में 3% यूरिया का घोल बनाकर उसे 1000 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़कना चाहिए। अगर बात की जाए कि यूरिया का घोल कितने प्रतिशत दिया जाना चाहिए, तो 3% यूरिया का घोल बना करके उसे हम सभी लोग 3% यूरिया लेंगे, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, और उसको 1000 लीटर पानी में उसको मिला करके घोल उसका तैयार करके प्रति हेक्टेयर की दर से उसका छिड़काव कर देंगे। जिस मृदा का पीएच 6 से कम हो वहां फास्फोरस के रूप में रांग फास्फेट का प्रयोग करना चाहिए। जब मृदा का पीएच मान 6 से कम होगा तो वहां पर फास्फोरस के रूप में किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, तो रांग फास्फेट का प्रयोग किया जाना चाहिए। गेहूं में जो फास्फोरस की आवश्यकता सिंगल सुपर फास्फेट तथा डाई अमोनियम फास्फेट द्वारा पूरा करते हैं। जब गेहूं में फास्फोरस की आवश्यकता होगी तो सिंगल सुपर फास्फेट तथा डाई अमोनियम फास्फेट द्वारा पूरा किया जाएगा। तो फास्फोरस की जब आवश्यकता होगी दोस्तों तो क्या प्रयोग किया जाएगा, सिंगल सुपर फास्फेट तथा डाई अमोनियम फास्फेट पूरी की जाएगी। किस फसल की बात हो रही है, तो गेहूं की बात हो रही है। तो यह बिंदु इंपॉर्टेंट है कि गेहूं में फास्फोरस की आवश्यकता किसके द्वारा पूरी करी जाएगी, सिंगल सुपर फास्फेट तथा डाई अमोनियम फास्फेट के माध्यम से पूरी की जाएगी। अब गेहूं में पोटास की बात की जाए तो गेहूं में जो पोटास अर्थात म्यूरेट ऑफ पोटास या पोटेशियम सल्फेट के रूप में दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो पोटास है दोस्तों म्यूरेट ऑफ पोटास या फिर पोटेशियम सल्फेट के रूप में दिया जाना चाहिए। यह भी एक इंपॉर्टेंट बिंदु है कि आपसे अगर पूछा जाए गेहूं में पोटास का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, तो पोटेशियम सल्फेट के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। आमतौर पर अगर देखा जाए कि भारतीय दृष्टिकोण की अगर बात करें तो 70% क्षेत्रफल में गेहूं की जो खेती होती है बिना सिंचाई की जाती है। यह गौर करने वाली बात यह है कि भारत में 70% क्षेत्रफल में गेहूं की खेती बिना सिंचाई की जाती है। जाहिर सी बात है कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, 70% क्षेत्रफल बहुत हो गया दोस्तों। और जब ठीक है 70% गेहूं की खेती बिना सिंचाई की जाती, अब बुआई के समय
अब दिया हो कि बढ़ना आरंभ होने की अवस्था पर नाइट्रोजन प्रदान करते हैं तथा पौधों में वानस्पतिक वृद्धि होती है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर कुछ बिंदु छूटे हुए हैं। जैसे कि बुआई के समय नाइट्रोजन प्रदान करने से पौधे में शुरू की जो अवस्था होती है वृद्धि अधिक होती है। जब बुआई के समय अगर नाइट्रोजन आप प्रदान कर देंगे तो पौधों की जो शुरुआती अवस्था होगी तो उसमें वृद्धि ठीक ठाक होती है, अधिक होती है। ठीक है। पौधों की टिलरिंग अर्थात कल्ले फूटना अधिक होता है, बाल के दानों की संख्या में वृद्धि होती है। आगे बढ़ते हैं। जब बाल निकलते हैं, बाल निकलने के समय यदि आप नाइट्रोजन दे रहे हैं, ठीक है, तो उपज में कोई वृद्धि देखने को नहीं मिलती। गौर करने वाली बात यह भी है दोस्तों, अगर बाल निकलते समय आप नाइट्रोजन दे रहे हैं तो महत्वपूर्ण बिंदु है कि बाल निकलते समय अगर फसल को नाइट्रोजन दी जाए तो उपज में कोई वृद्धि नहीं होती। परंतु गौर करने वाली बात यह है कि दाने में प्रोटीन की मात्रा जो होती है बढ़ जाती है, जिससे उत्पादन के गुणों में भी वृद्धि होती है। तो अगर नज़र डालते हैं कि क्या बिंदु दिया गया है कि बाल निकलते समय फसल को नाइट्रोजन देने पर उपज में तो कोई वृद्धि नहीं होती, किंतु दाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उत्पादन के गुणों में वृद्धि होती है। अब हालांकि हम सभी लोग सिंचाई की जो अवस्थाएं हैं उस पर पूर्व में ही बात कर चुके हैं, उन सभी को आप याद रखिए। गेहूं में पहली सिंचाई CRI स्टेज पर क्राउन रूट इनिशिएशन के समय यानी कि करीब अमूमन 21 दिन के आसपास होती है दोस्तों, स्टेज दिया जाना चाहिए। तो पूर्व के लेक्चर को आप सभी लोग जरूर देखें, उसमें किस समय सिंचाई की जानी चाहिए उस पर बात की गई है। लेकिन पछेती बुआई में सिंचाई, यह इंपॉर्टेंट बिंदु है, पछेती बुआई में जो सिंचाई होगी दोस्तों करीब 25 से 30 दिन बाद करनी चाहिए। इसमें तो पछेती बुआई में सिंचाई करीब 25 से 30 दिनों बाद की जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दूसरी सिंचाई दोस्तों टिलेरिंग अवस्था में करी जानी चाहिए, अमूमन 40 से 45 दिनों बाद। दूसरी सिंचाई टिलेरिंग स्टेज पर की जानी चाहिए। तीसरी सिंचाई गांठ बनने के अंतिम अवस्था में अर्थात लेट जॉइंट स्टेज पर यानी बोने के करीब 70 से 75 दिन बाद करनी चाहिए। हमने एक पास में पूर्व के लेक्चर में संभवतः पार्ट ए जो है उसमें इन सब पर बात की जा चुकी है, उसको आप सभी लोग जरूर देखिए, जो आपका वीट लेक्चर है पार्ट ए। तो तीसरी सिंचाई लेट जॉइंटिंग स्टेज पर, दूसरी सिंचाई टिलेरिंग स्टेज पर और प्रथम सिंचाई CRI स्टेज पर। वहीं चौथी सिंचाई फ्लावरिंग स्टेज पर। जो चौथी सिंचाई है कब? फ्लावरिंग स्टेज पर, अमूमन 90 से 95 दिनों के आसपास। वहीं जो पांचवी सिंचाई मिल्किंग स्टेज पर, जो कि करीब 110 से 115 दिन बाद है, समयकाल है इसका। जो छठी सिंचाई है डफ स्टेज पर, बोने के करीब 120 से 125 दिन बाद की जानी चाहिए। और आमतौर पर जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ 3 सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। तो एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं ताकि आप सभी लोगों को याद हो जाए, क्योंकि सिंचाई की अवस्थाओं को लेकर के बीच से अक्सर प्रश्न बनते हैं। पहली सिंचाई जड़ बनते समय अर्थात क्राउन रूट इनिशिएशन के समय, जो कि अमूमन 21 दिन के आसपास, कई सोर्सों में आप सभी लोगों को 20 से 25 दिन भी मिलेगा। पछेती बुआई में करीब 25 से 30 दिन बाद कर देनी चाहिए सिंचाई, ठीक है। और दूसरी सिंचाई टिलेरिंग स्टेज पर, जो कि अमूमन 40 से 45 दिन के बाद आती है। अगर तीसरी सिंचाई की बात करें तो तीसरी सिंचाई दोस्तों लेट जॉइंटिंग स्टेज अर्थात 70 से 75 दिन बाद कर देनी चाहिए। चौथी सिंचाई फ्लावरिंग स्टेज पर, जो कि करीब 90 से 95 दिनों में की जानी चाहिए। वहीं पांचवी सिंचाई मिल्किंग स्टेज पर, जो कि करीब 110 से 115 दिन बाद करनी चाहिए। जबकि छठी सिंचाई डफ स्टेज अर्थात बोने के करीब 120 से लेकर के 125 दिन बाद की जानी चाहिए। और जहाँ पर पानी की कमी होगी वहाँ पर कोशिश यह की जानी चाहिए कि 3 सिंचाई अवश्य कर देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये दिया हुआ भी कि पहली सिंचाई मुख्य जड़ बनते समय बोने के करीब 21 दिन बाद, दूसरी सिंचाई पुष्पन की अवस्था में बोने के करीब 70 दिन बाद, तीसरी सिंचाई दानों में दूध पड़ने पर के समय करीब 105 दिन बाद अवश्य करनी चाहिए। वहीं अगर बात की जाए इन सिंचाई स्टेज में सबसे अधिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है, तो प्रथम स्टेज कौन सी? CRI स्टेज आपकी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। जो आपकी पछेती सिंचाई, जो पछेती गेहूं में सिंचाई सामान्य की अपेक्षा जल्दी की जाएगी। जो पछेती गेहूं की जो किस्में होंगी दोस्तों, उसमें आमतौर पर जिन फसलों में आप सभी लोग सिंचाई करते हैं उसकी अपेक्षा थोड़ा जल्दबाजी अर्थात जल्दी किया जाना चाहिए।
अगर आपके पास सिर्फ 3 सिंचाई उपलब्ध है तब क्या करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास 3 सिंचाई उपलब्ध हो तो पहली सिंचाई सीआरआई स्टेज में, जबकि दूसरी सिंचाई लेट ज्वाइंटिंग स्टेज में, लेट ज्वाइंटिंग बूट स्टेज में, जबकि तीसरी सिंचाई मिल्क स्टेज में किया जाना चाहिए। तो अगर आपके पास मान लेते हैं कि आपके पास पानी की कमी होने के कारण 3 सिंचाई का ही पानी उपलब्ध है, तब क्या करेंगे। तो पहली सिंचाई कब करेंगे, सीआरआई स्टेज पर। दूसरी सिंचाई कब करेंगे, लेट ज्वाइंटिंग बूट स्टेज पर। वहीं तीसरी सिंचाई कब करेंगे, मिल्किंग स्टेज में कर देंगे। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है कि जब आपके पास 3 पानी उपलब्ध है, तब पहले पानी पर क्या करेंगे। जब मान लेते हैं 3 पानी आपके पास उपलब्ध है, 3 पानी, तो ए आपकी स्टेज कौन सी हो जाएगी, सीआरआई। बी आपकी कौन सी स्टेज हो जाएगी, लेट ज्वाइंटिंग स्टेज। लेट ज्वाइंटिंग स्टेज, ठीक है। और आपकी तीसरी सिंचाई कौन सी हो जाएगी, मिल्किंग स्टेज। अगर इसको इसकी ट्रिक बनाया जाए तो CLM, CLM 3 सिंचाई, 3 सिंचाई, 3 सिंचाई CLM अर्थात CRI। सी से आपका क्या हो गया, सी से आपका हो गया CRI, एल से हो गया आपका लेट ज्वाइंटिंग स्टेज, एम से हो गया आपका मिल्किंग स्टेज। तो CLM 3 सिंचाई उपलब्ध होने पर CRI स्टेज, लेट ज्वाइंटिंग स्टेज और मिल्किंग स्टेज। अब अगर अगर आपके पास 3 के बजाय 2 पानी उपलब्ध है, 2 सिंचाइयाँ उपलब्ध हैं, तब आप क्या करेंगे। तो अगर आपके पास 2 सिंचाई उपलब्ध है तो पहली सिंचाई तो आप CRI स्टेज पर कर देंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी सिंचाइयों में। और दूसरी सिंचाई आप पुष्पन की अवस्था में कर देंगे, जब फूल आने लगेंगे तब सिंचाई करेंगे। तो पहली सिंचाई CRI स्टेज पर, दूसरी पुष्पन अवस्था पर। तो अगर 2 सिंचाई आपके पास उपलब्ध है तो CF कर लीजिए, 2 सिंचाई CF, CRI अर्थात सी से CRI स्टेज हो जाएगा आपका, सी से CRI, एफ से आपका फ्लावरिंग, फ्लावरिंग स्टेज, ठीक है। अब एक बार फिर से इसको रिपीट करेंगे समझने के बाद। अगर आपके पास एक सिंचाई उपलब्ध है तब तो फिर आप CRI स्टेज अर्थात बुआई करीब 20 से 25 दिनों में कर देंगे। गेहूं में अगर सिंचाई CRI स्टेज पर करते हैं तो उसका प्रभाव क्या होगा। करीब 2 से 3 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हमें उपज में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो कि अपने आप में एक बेहतर चीज़ है। और एक सिंचाई में अमूमन 5 सेंटीमीटर का पानी लगाना चाहिए। तो एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आपके पास, अच्छा शुरू से रिपीट कर लेते हैं इसको ताकि आसानी से आप सभी लोगों को याद हो जाए। पहली सिंचाई जड़ बनते समय अर्थात वो इस स्टेज पर की जाएगी आपकी, तो CRI स्टेज पर की जाएगी, ठीक है। गेहूं की जो पहली सिंचाई है जड़ बनते समय CRI स्टेज पर की जाएगी। दूसरी सिंचाई टिलेरिंग स्टेज पर की जाएगी। तीसरी सिंचाई लेट ज्वाइंटिंग स्टेज पर। चौथी फ्लावरिंग स्टेज पर। और 5वीं सिंचाई मिल्किंग स्टेज पर की जाएगी, जबकि छठी डफ स्टेज पर की जाएगी। अब बात करते हैं कि अब आपके मान लेते हैं आपके पास 3 पानी उपलब्ध हैं, 2 पानी उपलब्ध हैं और 1 पानी उपलब्ध है, तब आप क्या करेंगे। अगर आपके पास 3 पानी उपलब्ध है अर्थात 3 सिंचाई उपलब्ध है तो पहली सिंचाई हो जाएगी आपकी CRI स्टेज पर, CLM CRI स्टेज, लेट ज्वाइंटिंग बूट स्टेज और M से मिल्किंग स्टेज। जब आपके पास 2 सिंचाई उपलब्ध है तब क्या करेंगे आप लोग। तो 2 सिंचाई उपलब्ध है तो CF CRI स्टेज और फ्लावरिंग स्टेज। और अगर आपके पास 1 सिंचाई उपलब्ध है तब तो आप सभी लोग CRI स्टेज पर करेंगे ही। CRI स्टेज पर सिंचाई किए जाने से प्रभाव क्या देखने को मिलेगा, अमूमन हमें 2 से 3 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और एक सिंचाई में करीब 5 सेंटीमीटर का पानी लगाया जाना चाहिए। बौनी जातियों को 30 से 35 हेक्टेयर सेंटीमीटर व देसी जातियों के लिए 15 से 20 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी की कुल जरूरत पड़ती है। पानी की कुल जरूरत की बात की है, जो बौनी जातियाँ होती हैं दोस्तों, ये बिन खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मुझे नहीं लगता अब इतना डीप पूछा जाएगा। तो जो बौनी जाती हैं उनके लिए करीब 30 से 35 सेंटीमीटर के आसपास और देसी जातियों के लिए 15 से 20 HA सेंटीमीटर पानी की कुल जरूरत पड़ती है। ये खरपतवारों को लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। गेहूं के खेत में प्याजी, बथुआ, खरतुआ, हिरणखुरी, अकरा, करनील, खैजी, अकरी, गुल्ली डंडा या गेहूं का मामा
चटरी, मटरी इत्यादि खरपतवार उगते हैं। तो खरपतवारों को लेकर के भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार किस फसल से संबंध रखता है। तो गेहूं का मामा दोस्तों बहुत ही चर्चित खरपतवार है गेहूं के अंतर्गत। जो खरतुआ, बथुआ, हिरनखुरी, करणनील, खैजी, चटरी, मटरी, गुल्ली डंडा, गुल्ली डंडा हमको से लोग गेहूं का मामा भी कहते हैं। ये सभी खरपतवार गेहूं की फसल से संबंधित है। अब अगर खरपतवारों के नियंत्रण की बात की जाए तो अमूमन दो प्रकार से किया जाता है। एक हो गया आपका यांत्रिक विधि, दूसरा हो गया आपका रासायनिक विधि। ठीक है, रासायनिक विधि से हम क्या करते हैं, रासायनिक विधि से केवल चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को, जैसे कि आपके रख्तुआ हो गया इन या बथुआ हो गया, इन सब पर नियंत्रण किया जा सकता है। 2,4-D की मात्रा 2,4-D का छिड़काव कर देंगे तो चौड़ी पत्ती के खरपतवारों पर नियंत्रण पा सकते हैं। जैसे कि दिया हुआ कि रासायनिक विधि से केवल चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को, जैसे कि बथुआ हो गया आपका, रख्तुआ हो गया, इन सब पर नियंत्रण कर सकते हैं। 2,4-D की यह मात्रा करीब 600 से 800 लीटर पानी में घोल करके फसल बोने के करीब 80 से 85 दिन बाद खेत में छिड़काव कर देंगे। तो 2,4-D की करीब 600 से 800 लीटर पानी में इसकी मात्रा को तैयार करेंगे, फिर इसका छिड़काव कर देंगे 80 से 85 दिनों के आसपास। बुआई के करीब 40 दिन बाद 2,4-D का छिड़काव करने पर कोई विशेष लाभ नहीं होता है। इंपॉर्टेंट बिंदु है कि अगर पूछा जाता है आपसे कि 2,4-D का छिड़काव कितने दिनों पर करने पर हमें कोई लाभ देखने को नहीं मिलता, तो अमूमन फसल बोने के करीब 40 दिन बाद अगर हम 2,4-D का छिड़काव करते हैं तो हमें कोई खास लाभ नहीं देखने को मिलता। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गेहूं के जो मामा है, गेहूं जिसे हम गुल्ली डंडा भी कहते हैं, तो गेहूं के मामा को नियंत्रण करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो गेहूं के मामा के नियंत्रण करने के लिए ट्रिब्यूनल आर डोसेनेक्सर आइसोप्रोटॉन की 2 किलो मात्रा 400 से 600 लीटर पानी में मिलाकर गेहूं की बुआई के करीब 82 से 85 दिन बाद छिड़काव करना चाहिए। हालांकि जो गेहूं का मामा एक इम्पॉर्टेंट खरपतवार है, इसलिए इसका नियंत्रण भी आपके लिए पढ़ना जरूरी है। तो गेहूं के मामा को नियंत्रण करने के लिए ट्रिब्यूनल आर डोसेनेक्सर आइसोप्रोटॉन, इसे ऐसे याद रखिए DI, डोसेनेक्सर आइसोप्रोटॉन की 2 किलो मात्रा लेंगे, उसको 400 से 600 लीटर पानी में मिला लेंगे, फिर गेहूं के करीब 82 से 85 दिनों बाद इसमें छिड़काव कर देंगे। गेहूं का जो गेहूंसा रोग तथा जंगली जई रोग, गेहूं में जो गेहूंसा तथा जंगली जई की जो उपस्थिति होती है उसके लिए पेंडिमेथिलीन की 30 cc मात्रा प्रति हेक्टेयर बुआई के किंतु जमाव से पहले कर देते हैं। गेहूंसा तथा जंगली जई के नियंत्रण के लिए हम सभी लोग क्या करेंगे, पेंडिमेथिलीन की करीब 30 cc मात्रा का प्रयोग करेंगे। अच्छा, इसका प्रयोग कब किया जाएगा, फसल को तो हम सभी लोग बो देंगे किंतु जमाव से पहले इसका, जैसे मान लिया हम सभी लोगों ने फसल को बो दिया और उसमें अंकुरण होने से पहले, जमाव होने से पहले इसका छिड़काव कर दिया जाना चाहिए। गेहूं में हमें 3 प्रकार के गिरवी रोगों का प्रकोप देखने को मिलता है। कौन कौन से, पीली गिरवी, ठीक है, भूरी गिरवी, काली गिरवी, पीली गिरवी, भूरी गिरवी और काली गिरवी। तो जो गेहूं में 3 प्रकार के गिरवियों का प्रकोप होता है। पीली गिरवी होगी आपकी, येलो, ब्राउन और ब्लैक। जो ब्लैक गिरवी होती है, इस रोग का प्रकोप अमूमन देर से बोई गई फसल पर अधिक देखने को मिलता है। जो काली गिरवी रोग होते हैं, इनका प्रकोप हमें जो देर से फसलें बोई जाती हैं 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। यह अगर जो काली गिरवी होती है, यह गर्म तथा तर वातावरण में अधिक फैलता है, और अमूमन इसे मार्च के प्रथम सप्ताह में देखा जा सकता है। जिस प्रकार इसका अगर प्रकोप है तो अमूमन मार्च के प्रथम सप्ताह में देखने को मिलता है। भूरी गिरवी का प्रकोप दिसंबर के अंतिम सप्ताह में होता है, ठीक है। और जो ब्राउन होती है, जो ब्राउन गिरवी है, संपूर्ण भारत में इसका प्रकोप देखने को मिलता है। अच्छा, ये आप समझ लीजिए इसका प्रकोप किस महीने में होता है, इसकी अपेक्षा किसके द्वारा फैलता है, किस कवक से फैलता है, ये ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको जरूर याद रखिए। और पीली गिरवी का प्रकोप अधिक ठंडे तथा नम वातावरण में होता है। भयंकर प्रकोप से बालियों में दानों का विकास नहीं हो पाता है।
जो येलो रस्ट होती है, इसका प्रयोग से क्या होता है, जो येलो रस्ट होती है दोस्तों, इसको प्रयोग से, इसके प्रकोप से बालियों में दानों का विकास नहीं होता है। अब ये समझते हैं किसके माध्यम से फैलते हैं। तो जो येलो रस्ट होता है ये पक्सीनिया स्ट्रेसिफॉर्मिस के द्वारा फैलती नामक कवक के द्वारा होती है। जो ब्लैक रस्ट होती है पक्सीनिया ग्रैमिनस टेट्रासाई के द्वारा होती है। ठीक है, ये सभी कवक हैं। और ब्राउन रस्ट का प्रकोप पक्सीनिया रिकॉन्डिटा टेट्रासाई के नामक कवक के माध्यम से होता है। तो येलो रस्ट अर्थात पीली गिरवी, जो येलो रस्ट है, ठीक, इसको येलो कर देते हैं। येलो रस्ट किसके माध्यम से फैलता है, पक्सीनिया स्ट्रेसिफॉर्मिस नामक कवक के माध्यम से। कभी कभी यह भी पूछा जाए कि रस्ट किसके माध्यम से फैलता है, कवक से। तो येलो पक्सीनिया स्ट्रेसिफॉर्मिस के माध्यम से फैलता है। जो आपका ब्लैक है, ब्लैक रस्ट पक्सीनिया ग्रैमिनस टेट्रासाई के द्वारा फैलता है। पक्सीनिया ग्रैमिनस टेट्रासाई नामक कवक के द्वारा फैलता है। और जो आपका ब्राउन रस्ट है यह किसके माध्यम से फैलता है, पक्सीनिया रिकॉन्डिटा टेट्रिकी नामक कवक के द्वारा फैलता है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसको, येलो रस्ट पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस, ब्लैक रस्ट पक्सीनिया ग्रैमिनस टेट्रासाई, ब्राउन रस्ट पक्सीनिया रिकॉन्डिटा टेट्रिकाई नामक कवक के माध्यम से फैलता है। और जो रस्ट होती हैं इनकी रोकथाम के लिए रस्ट रोधक किस्मों को उगाया जाना चाहिए। कौन कौन सी, अर्जुन, यूपी 368, यूपी 262, सोनालिका व पहाड़ी क्षेत्रों के लिए गिरजा की बुआई करना चाहिए। कल हम सभी लोग विभिन्न प्रकार की किस्मों पर बात भी कर रहे थे कि कौन सी सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त रहेंगी और कौन सी असिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त रहेंगी। तो आपकी जो अर्जुन है, रस्ट की रोकथाम के लिए रस्ट रोधक किस्मों का विकास बुआई की जानी चाहिए। कौन कौन सी, अर्जुन, यूपी 368, यूपी 262, सोनालिका, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए गिरजा की बुआई ठीक ठाक रहेगी। अच्छा, सीधे तौर पर भी पूछा जा सकता है कि गिरजा किस्म किससे संबंधित है, गेहूं से, और किस प्रकार के इलाकों में इसकी बुआई करी जाती है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, अब डाईएथेन M45 या 78 का प्रयोग करके काली भूरी गिरवी रोग की रोकथाम कर सकते हैं। किसका, तो डाईएथेन M 45 या 78 का प्रयोग करके काली, ब्लैक, ब्राउन का, यहाँ पर देखो येलो का प्रयोग नहीं किया, येलो को नहीं लिया गया, तो ब्लैक और ब्राउन की बात की जा रही है। तो डाईएथेन M45 या फिर 78 का प्रयोग करके ब्लैक रस्ट और ब्राउन रस्ट का प्रकोप को रोक सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जो देर से बोई गई फसलें होती हैं गेहूं की, उस पर जो रस्ट का प्रकोप हमें अधिक देखने को मिलता है। और अधिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। ये सभी दोस्तों सावधानियां हैं रस्ट से बचाने के लिए। अगला हमारा बिंदु क्या है कि डाईएथेन M45 एवं Z78 की 2 किलोग्राम मात्रा दवा के घोल में 0.2% की सैंडविच नामक चिपकाने वाले पदार्थ के साथ करीब 1000 लीटर पानी के साथ जनवरी या फरवरी के शुरू या अंतिम सप्ताह में छिड़काव कर देना चाहिए। हालांकि ये बिंदु इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको सिर्फ ऐसे ही सुन लीजिए, इतना पर्याप्त है। अब गेहूं में अनावृत कंड है, लूज स्मट ऑफ व्हीट का प्रकोप, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको याद रखिए। यहाँ पर स्टार लगाए दे रहे हैं कि गेहूं में लूज स्मट ऑफ व्हीट का प्रकोप कवक के द्वारा होता है, जिसका नाम क्या है, ऑस्ट्रेलेगो न्यूडा वैरायटी टेट्रासाई के माध्यम से होता है। तो जो गेहूं का अनावृत कंडुआ रोग है, इसका प्रकोप एक कवक के द्वारा होता है, जिसका नाम ऑस्ट्रेलेगो न्यूडा वैरायटी टेट्रासाई के माध्यम से होता है। अच्छा, एक बार यह प्रश्न आया है, जो राज्य कृषि सेवा परीक्षा का आयोजन होने वाला है, उसकी वो करीब संभवतः वर्ष 2013 में जो परीक्षा का आयोजन किया गया था, उसमें पूछा गया था कि गेहूं के अनावृत कंडुआ जो रोग होता है, अनावृत जो कंड होगा, उसकी रोकथाम के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो लूज स्मट ऑफ व्हीट का प्रकोप एक कवक द्वारा होता है, और उसका नाम की बात की जाए कौन सा, तो ऑस्ट्रेलेगो न्यूडा वैरायटी टेट्रासाई। इस रोग के लक्षण जब पौधों से बालियां बाहर आती हैं तो दिखाई देता है। इस रोग के लक्षण हमें कब दिखने लगते हैं, जब पौधों से बालियां जो होती हैं बाहर आने लगती हैं, तो हमें रोग के लक्षण दिखने लगते हैं। कंडयुक्त बालियां स्वस्थ बालियों से पहले थोड़ा दिखाई देती हैं।
कैसा रोग है? तो यह अंतःबीजोड़ रोग है, जो आपका अनावृत कंठ रोग है, अंतःबीजोड़ रोग का उदाहरण है। इस रोग का कवक संक्रमित दानों के भ्रूण में प्रस्तुत कवक जाल के रूप में होता है। तो इसमें अगर इंपॉर्टेंट बिंदु की बात की जाए तो यही है कि किस प्रकार का रोग है, तो अंतःबीजोड़ रोग है। अच्छा, उसमें दिया क्या गया था जब आपसे पीसीएस जो राज्य कृषि सेवा परीक्षा आयोग की जो वर्ष 2013 का जो एग्जाम हुआ था, तो उसमें ये ऑप्शन दिया हुआ था बीटावैक्स। तो इस रोग के उपचार के लिए जब आपको रोकथाम के लिए पूछा जाए तो प्लाटवैक्स, बीटावैक्स या फिर बेनलेट नामक रसायन की करीब 2.5 किलोग्राम मात्रा बीज से शुष्क उपचार करें। यह कैसा रोग है? तो अंतःबीजोड़ रोग है। अगर इसके उपचार की रोकथाम की बात की जाए तो प्लाटवैक्स, बीटावैक्स या बेनलेट नामक रसायन का प्रयोग किया जा सकता है। बीटावैक्स दोस्तों पूछा जा चुका है। और अगर अनावृत कंठ रोगरोधी किस्मों पर नजर डालें, कौन कौन सी अनावृत कंठ रोगरोधी किस्में, जैसे कि कल्याण 227, WG 302, ये सभी क्या हैं? इसकी अनावृत कंठ रोगरोधी किस्में हैं दोस्तों। ठीक है। गेहूं में हिल बंट का प्रकोप एक प्रकार के कवक द्वारा होता है। जो गेहूं का हिल बंट है उसका प्रकोप किसके माध्यम से होता है? एक कवक के द्वारा होता है। इसका नाम क्या है? टिलेसिया कैरीज एवं टिलेसिया फीडा। टिलेसिया कैरीज, टिलेसिया कैरीज एवं टिलेसिया फीडा है। तो हिल बंट किसके माध्यम से फैलता है? एक कवक के द्वारा ही होता है। उन कवक का नाम क्या है? तो उन कवक के अगर नामों की बात करें, टिलेसिया कैरीज या फिर टिलेसिया फीडा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है इसमें, दोनों में टिलेसिया दिया हुआ, तो कैरीज फीडा याद रखिए, आपको आसानी से याद रहेगा। पौधों पर जो रोग है बालियों के निकलने के पहले नहीं दिखाई देते हैं। पौधे छोटे हो जाते हैं। ग्रसित पौधों पर स्वस्थ पौधों के पहले पक जाते हैं। जो ग्रसित पौधे होते हैं स्वस्थ पौधों के पहले पक जाते हैं। रोगी बालियों के दानों को दबाने पर एक स्मेल आती है, सड़ी मछली की तरह। कवक मृदा में जीवित रहते हैं। बीज को करीब 1% कार्बनिक पारायुक्त कवकनाशी जैसे कि एग्रोसॉन, जीएन, सेरेसॉन से उपचारित करके बोना चाहिए। इसका उपचार कैसे किया जाना चाहिए? तो 1% कार्बनिक पारायुक्त कवकनाशी जैसे कि कौन कौन से, एग्रोसॉन हो गया, आपके जीएन हो गया, एग्रोसॉन, जीएन, सेरेसॉन से उपचारित करके बोया जाना चाहिए। करनाल बल्ट को गेहूं का कैंसर रोग भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। अगर आपसे पूछा जाए कि गेहूं करनाल बल्ट जो गेहूं का कैंसर रोग है किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? जो गेहूं का कैंसर रोग है दोस्तों, इसे कैंसर रोग करनाल बंट को कहा जाता है। यह भी एक कवक के माध्यम से ही फैलता है। किसके माध्यम से फैलता है? तो कवक के माध्यम से फैलता है। और ये किस कवक के माध्यम से फैलता है? तो नियोसिया इंडिका। तो करनाल बल्ट को कैंसर रोग भी कहते हैं और ये नियोसिया इंडिका के माध्यम से फैलता है। अच्छा, कर कैसे याद रखें? तो दिया हुआ है करनाल बंट, करनाल बंट, तो इसमें ना आया हुआ है, तो ना से आपका क्या हो जाएगा? यहाँ देख सकते हैं, ना से ना नियोसिया इंडिका। तो करनाल बंट नियोसिका इंडिका नामक कवक के माध्यम से फैलता है। यह बीजोड़ होने के साथ मृदोड़ भी है, अर्थात बीजोड़ के साथ साथ यह मृदोड़ भी है, ठीक है, मृदोड़ रोग भी है। बीज को प्लांट वैक्स या बीटावैक्स, बेनलेट, बावस्टिन से उपचारित करके बुआई करें। गेहूं में अल्टरनेरिया पर्ड अंगमारी रोग, अल्टरनेरिया टिट्रिसेना नामक कवक के द्वारा होता है। जो गेहूं में दोस्त इसके उपचार की बात की जाए तो बीटावैक्स, बेनलेट या बावस्टिन से उपचारित बेनलेट बावस्टिन से उपचारित करके बुआई करी जानी चाहिए। जो गेहूं का अल्टरनेरिया पर्ड अंगमारी रोग है, अल्टरनेरिया टिट्रिसेना नामक कवक के माध्यम से फैलता है। कौन सा बिंदु है इसका? यह आपका रोग दिया हुआ कि गेहूं का अल्टरनेरिया पर्ड अंगमारी रोग, अल्टरनेरिया टिट्रिसेना नामक कवक के माध्यम से फैलता है। ठीक है। तो करनाल बंट को कैंसर रोग कहते हैं, नियोसिया इंडिका के माध्यम से फैलता है। वहीं जो अल्टरनेरिया पर्ड अंगमारी रोग है, अल्टरनेरिया टिट्रिसेना नामक कवक के माध्यम से फैलता है दोस्तों। जो गेहूं में ट्यूडियल आस्था रोग होती है वह एरिसाइफी ग्रेमिनस वैरायटी टिट्रिसाई के माध्यम से फैलता है। तो
अगला हमारा बिंदु क्या है, जो गेहूं में चूड़ील आस्था रोग होता है किसके द्वारा फैलता है, तो एरिसाइथी ग्रेमिनस वैरायटी टिटिसाई के माध्यम से फैलता है। कई बार पूछा गया है। तो गेहूं में चूड़ील आस्था रोग एरिसाइथी ग्रेमिनस वैरायटी टिटिसाई के माध्यम से फैलता है। अच्छा, गेहूं का जो गगेला, इसको हम सभी लोग सही रोग भी कहते हैं, ठीक है। एक प्रकार के निमेटोड के माध्यम से होता है, जिसका नाम क्या है, तो एगोइना टिटिसाई होता है। तो जो गगेला या सेहू रोग इसको भी कहा जाता है। एरोकेल रोग एक प्रकार का निमेटोड के माध्यम से होता है निमेटोड के माध्यम से होता है, जिसका नाम क्या है, इगुइना ट्रिटिसाई के माध्यम से। इसका नाम इगुइना ट्रिटिसाई है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस रोग के प्रथम लक्षण, पौधे का जो इस रोग के जो प्रथम लक्षण होते हैं, उसमें पौधे का जो आधार होता है थोड़ा फूल जाता है, पत्तियां ऐंठ करके लहरदार हो जाती हैं, तना लंबा हो जाता है। निमेटोड बीजों के साथ मिली हुई भूमि में पड़ी पिटिकाओं में जीवित रहता है और दूसरे वर्ष सरलता से उत्पन्न हो जाता है। हालांकि चीज़ समझने योग्य है, बाकी जो पूर्व में सभी लोगों ने बात करी उसको आप सभी लोग याद रखिए। तो ये देख लीजिए, निमेटोड बीजों के साथ मिली हुई भूमि में पड़ी पिटिकाओं में जीवित रहता है, ठीक है। बीजों को पिटिकाओं से अलग करने के लिए, जो बीज होते हैं उनको पिटिकाओं से अगर अलग करना है आप सभी लोगों को, तो 5% नमक के घोल में डालने पर पिटिकाएं हल्की होने के कारण तैरने लगती हैं। पिटिकाएं जो होती हैं हल्की होती हैं, उनको सभी लोग 5% अगर नमक के घोल में डालते हैं तो पिटिकाएं अपेक्षाकृत हल्की होती हैं, जिसके कारण वो तैरने लगती हैं। और जो स्वस्थ बीज होता है वो नीचे बैठ जाता है। पिटिकाओं को छानकर अलग कर देना चाहिए, बीज को साफ जल से साफ करके सुखा लेना चाहिए। तो बीजों को पिटिकाओं से अलग करने के सभी लोग क्या करेंगे, पिटिकाएं जो होती हैं हल्की होती हैं, तो 5% नमक का सभी लोग घोल लेंगे और उसमें उसको डालेंगे, ठीक है। तो पिटिकाएं हल्की होने के कारण तैरने लगेंगी, जबकि जो स्वस्थ बीज होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। ऐसी स्थिति में सभी लोग पिटिकाओं को छान करके अलग कर देना चाहिए सभी लोगों को, और बीज को साफ जल से साफ करके सुखा लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। गेहूं में टुंडू या पीली वाली जो गिलगन रोग है, टुंडू और येलो ईयर रॉट ऑफ व्हीट, ठीक है, नामक बीमारी कोरिनी बैक्टीरियम टिटिसाई जीवाणु द्वारा होता है। तो गेहूं में जो टुंडू या पीली वाली जो गिलगन रोग होता है, टुंडू और येलो ईयर रॉट व्हीट, यह किसके कारण होता है, तो कोरिनी बैक्टीरियम टिटिसाई के माध्यम से जो जीवाणु होता है उसके द्वारा फैलता है। अगर इसके प्राथमिक लक्षणों की बात की जाए तो प्रभावित पत्तियों की पत्तियां जो होती हैं मुड़ने लगती हैं या सिकुड़ने लगती हैं। कैसी, तो मुड़ती हैं या फिर सिकुड़ती हैं। और जो फ्लैग स्पॉट होता है, यह बीमारी यूरोसिस्टिक टिटिसाई के माध्यम होता है। जो ध्वज कंड होता है, फ्लैग स्पॉट यूरोसिस्टिक टिटिसाई द्वारा, जो कवक होती है उसके द्वारा फैलता है। तो जो फ्लैग स्पॉट होता है दोस्तों, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं इसका। फ्लैग स्पॉट यूरोसिस्टिक टिटिसाई नामक कवक के द्वारा फैलता है। ऐसा जो गेहूं का खेत होता है उसमें दीमक का प्रकोप हम सभी लोगों को देखने को मिलता है। जो दीमक का प्रकोप होता है यह पौधों के जड़ों को खाती है। जो दीमक लगती है पौधे गेहूं के खेत में, वो क्या करती है, पौधे जो होते हैं उसकी जड़ों को खाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसकी रोकथाम के लिए एल्ड्रिन का करीब 5% जो होगा धूल या हेप्टाक्लोर की 25 से 30 किलोग्राम मात्रा बुआई के समय कूड़ों में जो डाल देंगे। तो एल्ड्रिन का है तो 5% धूल लेंगे हम सभी लोग। ये हेप्टाक्लोर को 25 से 30 किलोग्राम हेप्टाक्लोर की मात्रा लेंगे और बुआई के समय कूड़ों में हम सभी लोग डाल देंगे। जो गेहूं के खेत होता है दोस्तों, उसमें गुजिया बीवल का भी प्रकोप हो जाता है। जो गुजिया बीवल होते हैं उनका भी हमें प्रकोप देखने को मिलता है, जो पौधे के अंकुरण को क्या करती हैं, खाती हैं। इंपॉर्टेंट बिंदु है, जो गेहूं का जो गुजिया बीवल होता है क्या करता है, पौधा जब अंकुरण करने लगता है तो उसको खाती है। इसका उपचार हम सभी लोग दीमक की तरह ही करते हैं। तो गुजिया बीवल के उपचार के लिए या तो एल्ड्रिन का 5% धूल ले लेंगे या हेप्टाक्लोर का 25 से 30 किलोग्राम मात्रा बुआई के समय कूड़ों में डाल देंगे, जिससे गुजिया बीवल पर भी नियंत्रण किया जा सकेगा। गेहूं के खेत में कटवार्म या सैनिक कीट का प्रकोप पौधों के उगते तने को काटता है। जो कटवार्म या फिर जो सैनिक कीट इसको कहा जाता है, इसका प्रकोप क्या होता है, जो पौधे के उगते तने होते हैं उनको काट देता है। इसकी रोकथाम के लिए 5% एल्ड्रिन के घोल
इसकी जो होगा इसका इस्तेमाल किया जाएगा। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि जो गेहूं के भंडारणीय कीट होते हैं कौन कौन से होते हैं। यह पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से यह किस फसल का भंडारणीय कीट है। तो राइस बीविल, ग्रैंड मॉथ, खपरा बीटल। खपरा बीटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। लाफ्लोर बीटल का प्रयोग होता है। तो भंडारण कीट कौन कौन से हो गए? राइस बीविल हो गया आपका, ग्रैंड मॉथ हो गया, खपरा बीटल, लाफ्लोर बीटल, ये सभी गेहूं के भंडारण कीट, जिसमें से खपरा बीटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। और जो भंडारित कीट होते हैं इनकी रोकथाम के लिए क्या किया जाता है? ईडीबी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफ़ी लाभदायक साबित हो सकता है। इसका इस्तेमाल करीब 3 ml दवाई 1 कुंटल अनाज के लिए पर्याप्त होती है। तो सभी भंडारित कीटों के लिए क्या किया जाएगा? ईडीबी का इस्तेमाल किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? तो 3 ml दवाई 1 कुंटल अनाज के लिए पर्याप्त होती है इसकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पूसाविन कुठला का प्रयोग, जो पूसाविन होता है, पूसाविन कुठला का प्रयोग गेहूं का भंडारण क्षेत्र काफ़ी कम किया जा सकता है। जो पूसाविन कुठला का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो गेहूं के जो भंडारण से काफ़ी क्षति होती है उसको हम कम कर सकते हैं, अपेक्षाकृत कमी की जा सकती है। किसके माध्यम से? पूसाविन के माध्यम से। और गेहूं के खेतों में चूहों की अपनी एक अलग समस्या रहती है। इनके चूहों पर नियंत्रण पाने के लिए बहुत ही चर्चित बिंदु है दोस्तों। कहने चर्चित का तात्पर्य अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न। चूहों के नियंत्रण के लिए एल्युमिनियम फास्फाइड की करीब 0.5 ग्राम एक गोली लेकर के बिलों में सभी लोग डाल देते हैं, नियंत्रण के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो चूहों के नियंत्रण के लिए एल्युमिनियम फास्फाइड की 0.5 ग्राम की एक गोली बिलों में डाल देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रेडफिन के द्वारा चूहों का नियंत्रण कर सकते हैं। रेडफिन होता है, मान लेते हैं एल्युमिनियम फास्फाइड के स्थान पर आपको रेडफिन दे दिया गया, तो इसके बारे में भी आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि रेडफिन के द्वारा भी चूहों का नियंत्रण किया जा सकता है। इसे बनाने के लिए क्या किया जाएगा? 1 भाग रेडफिन, 19 भाग गेहूँ या फिर मक्का का आटा लेंगे हम सभी लोग, 1 भाग सीरा और 1 भाग सरसों का तेल मिलाएंगे, तब इसका प्रयोग किया जा सकेगा। तो आप इतना याद रखिए कि रेडफिन के द्वारा गेहूं में चूहों का नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके बनाने का तरीका वगैरह नहीं आएगा। चूहों के नियंत्रण के लिए एक प्रकार से हम जहरीला चारा भी तैयार करते हैं, जिसमें 1 भाग जिंक फास्फाइड, यह इंपॉर्टेंट बिंदु है। जहरीला चारा भी तैयार किया जाता है। 1 भाग जिंक फास्फाइड, 1 भाग तेल, 98 भाग दाना, जो होगा दाना हो, ठीक है। और कि 15 ग्राम की पुड़िया अथवा एल्युमिनियम फास्फाइड की 0.6 ग्राम वाली एक गोली प्रतिबिल के हिसाब से डाल देंगे। तो 15 ग्राम की पुड़िया अथवा एल्युमिनियम फास्फाइड की ये इंपॉर्टेंट बिंदु है कि 0.6 ग्राम वाली एक गोली प्रतिबिल के हिसाब से डालकर बंद कर देते हैं। तो जहरीला चारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेडफिन का भी प्रयोग किया जा सकता है और एल्युमिनियम फास्फाइड का भी इस्तेमाल करते हैं चूहों के नियंत्रण के लिए। लवड़ी मृदाओं में 10 से 15% बीज की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। जो लवड़ी मृदा होते हैं उसमें अगर अच्छी फसल आपको प्राप्त करनी है तो क्या किया जाना चाहिए? 10 से 15% बीज की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। नाइट्रोजन की मात्रा 20% अधिक बढ़ाएं। नाइट्रोजन का 1/3 भाग बुआई पर, 1/3 भाग कल्ले फूटते समय, शेष भाग 2/3 भाग दाने बनते समय डाल देना चाहिए। पूछा जाता है कि नाइट्रोजन का जो खाद एवं उर्वरक होते हैं इनका इस्तेमाल किस प्रकार किया जाना चाहिए? तो नाइट्रोजन की मात्रा 20% अधिक बढ़ा देनी चाहिए और नाइट्रोजन का 1/3 भाग बुआई पर, 1/3 भाग कल्ले फूटते समय, शेष जो 2/3 भाग होगा दाने बनते समय खेत में प्रयोग किया जाना चाहिए। और जो पहली सिंचाई हम सभी लोग करेंगे हमें हम आमतौर पर हल्की करनी चाहिए। ये चीज़ें समझने वाली हैं दोस्तों, मुझे नहीं लगता इन सभी चीज़ों से प्रश्न बनेगा। अगर गेहूं की बुआई 25 दिसंबर के बाद करना हो तो गेहूं की नर्सरी उगाकर जब पौधे 20 से 25 दिन के हो जाएं तब खुरपी या रोपाई करके सिंचाई कर देनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है कि लवड़ी मृदा में किस प्रकार की किस्मों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो सोनालिका, K1410, 1410, इन सभी जातियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जो गेहूं की वैज्ञानिक विधि से खेती करने पर अमूमन हमें 50 से 55 कुंटल उपज प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट बिंदु है कि अगर हम गेहूं को वैज्ञानिक विधि से उगाते हैं तो हमें कितनी उपज प्रति हेक्टेयर की दर से देखने को मिलती है?
50 से 55 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज प्राप्त हो सकती है। और लवड़ी प्रथाओं में जो लवड़ी जो मृदा है उसमें सोनालिका के 410 इस प्रकार की जातियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। असिंचित अर्थात शुष्क इलाके व जैसे जो क्षेत्र है उसमें गेहूं की उपज 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। गौर करने वाली बात यह है कि जब हम गेहूं का भंडारण कर रहे हों तो करीब 12% नमी उचित रहेगी। पूछा जाने वाला प्रश्न है कि गेहूं के भंडारण के समय कितने प्रतिशत नमी ठीक रहेगी, तो 12% के आसपास नमी दोस्तों ठीक रहती है, उचित मानी जाती है। अब यह भी बिंदु महत्वपूर्ण है कि बिस्कुट बनाने के लिए गेहूं की किस्में लरमा रोजो, छोटी लरमा सबसे ठीक किस्में। अगर आपसे पूछा जाए कि बिस्किट बनाने के लिए गेहूं की कौन सी किस्में ठीक ठाक रहेंगी जिनका उचित रूप से उपयोग किया जा सकता है, तो लरमा रोजो हो गया, छोटी लरमा सबसे ठीक किस्में। अब बिस्कुट की तो बात हो गई। चपाती बनाने के लिए गेहूं की कौन सी किस्में ठीक रहेंगी, यूपी 262, यूपी 310, यूपी 319, K65, K68 सरबती। तो चपाती बनाने के लिए कौन सी, चपाती बनाने के लिए यूपी, ऐसे नोट कर लेते हैं, 262, 310, 319, ये सभी चपाती के लिए हो गई। और K65, K68 सरबती, ये सभी किस्में दोस्तों उसके लिए उपयुक्त हो गई चपाती के लिए। सोनरा, मोती, हीरा, नर्मदा 4, हाइब्रिड 65, ये सभी इसके लिए ठीक ठाक मानी जाएंगे। गेहूं के आटे में जो गेहूं का आटा होता है उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास, लोहा इत्यादि पाया जाता है। ठीक है, तो जो गेहूं का आटा होता है उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास, लोहे जैसे इत्यादि जो तत्व होते हैं पाए जाते हैं। गेहूं में प्लांट मॉडिफायर्स के रूप में साइकोसिल की करीब 20 ppm की मात्रा 5% मात्रा जिंक सल्फेट या फ्लोनेफेक्स 40 ppm की मात्रा बुआई के करीब 60 दिन बाद देनी चाहिए या फिर छिड़काव कर देना चाहिए। तो इसको याद रखिए, फिर लोग साइकोसिल इतना याद रखिए, काम चल जाएगा। प्लांट मॉडिफायर के रूप में साइकोसिल की 20 ppm की 5% मात्रा जिंक सल्फेट या फ्लोनीफिक्स 40 ppm की मात्रा बुआई के करीब 60 दिन बाद देना चाहिए। तो जो प्लांट मॉडिफायर के रूप में किसका किसका प्रयोग किया जा सकता है, साइकोसिल या फ्लोनोफिक्स का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बिंदु है कि प्लांट मॉडिफायर के रूप में साइकोसिल या फ्लोनिफिक्स की मात्रा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गेहूं के फोटो नॉन सेंसिटिव किस्में कौन कौन सी, जो गेहूं के फोटो नॉन सेंसिटिव किस्में कौन कौन सी, सोनालिका, RR21, साबरमती, सोनारा और यूपी 301, HD 2285, PBW 265, ये सभी फोटो नॉन सेंसिटिव किस्में हैं। ठीक है, गेहूं की जो मोलिया रोग का प्रकोप निमेटोड द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट बिंदु है कि मोलिया रोग किसके माध्यम से होता है, तो निमेटोड के द्वारा होता है। और इसका अगर इसके प्रकोप को रोकना है तो इसके लिए नेमागान नामक दवा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसका नेमागॉन नामक दवा का इस्तेमाल करेंगे। तो मोलिया रोग जो मोलिया डिसीज होती है निमेटोड के माध्यम से होता है, और इसको अगर इसकी रोकथाम करनी है तो नेमागॉन नामक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। गेहूं की सर्वप्रथम जो म्यूटेशनल किस्म है MP 797 द्वारा निकाली गई। इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम म्यूटेशनल किस्म MP 797 द्वारा निकाली गई, जो कि गामा रेज द्वारा गामा गॉर्डन द्वारा निकाली गई थी। ठीक है, जो गामा रेज द्वारा गामा गॉर्डन द्वारा निकाली गई। सरबती सोनारा किस्म वर्ष 1967 में निकाली गई। सरबती सोनारा किस्म कब निकाली गई, वर्ष 1967 में निकाली गई। एक बार आया हुआ भी है कि सरबती सोनारा किस्म कब निकाली गई, तो वर्ष 1967 में निकाली गई थी दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा अंतिम बिंदु था जो गेहूं से संबंधित हम सभी लोगों के जो कुछ बिंदु बचे हुए थे उन सभी को हम सभी लोगों ने आज कवर कर लिया आज की क्लास में।
और सभी लोग आगे की फसल पर बात करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन।